हमारे साथ कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद साहब मौजूद हैं। जो इमरान मसूद कह रहे थे उस वीडियो में कि मोदी जो गुजरात से यहाँ आएंगे उनकी बोटी बोटी कर देंगे, नहीं। वो आज रोजी रोटी की बात करने लग गए, वो कावड़ियों के लिए जो है वो इंतजाम करने लग गए। ये क्या हुआ? नरेंद्र मोदी से कौन लड़ेगा? इमरान लड़ेंगे जो ठोक के जवाब देना जाने साले को, मोदी को मोदी के ठोक के। वो गुजरात समझ रहा 4% मुसलमान है गुजरात में, यहाँ 42% मुसलमान है, यहाँ गुजरात बना देगा, साले की बोटी काट देंगे। मेरे को ऐसा बना दिया गया जैसे मैं पता नहीं कि नफरत का कितना बड़ा खिलाड़ी हूँ। चुनाव पे चुनाव हारते चले गए और उसके बाद आपको समझ में आया कि ये पॉलिटिक्स नहीं चलेगी, इसलिए आप बोटी बोटी से रोजी रोटी पे आ गए। देखिए, ट्रम्प हमारा बाप है क्या? ट्रम्प हमारा बाप है क्या? ये इस तरह से भी पूछना चाहिए कि ट्रम्प हमारा बाप है क्या, कि अगर वो कह दे रहा है, कुछ भी झूठ बोल दे रहा है तो हम तुरंत उसको मान लें। पहली बार पाकिस्तान घेरे में आया था, हमारी सेना ने उनका उखाड़ के फेंक दिया था अंदर जा करके। भाई वो सेना का ऑपरेशन था। अरे भाई, आप कह रहे हैं सेना जो है वो मोदी जी के इशारे पे चलती है। सुनो, कल जो है वो पार्लियामेंट का सेशन है, आज कल मार देना। यूपीए के राज में 26-11 कर रहा। राहुल गांधी का ये जानने में क्या इंटरेस्ट था कि कितने राफेल गिरे? राफेल का शेयर पता कितना गिरा? आप कह रहे हैं हमास और भगत सिंह का कंपैरिजन है। मुसलमान के बेचारे की हालात ही हो गए, अनटचेबल कर दिया। मोदी जी ने आके चमत्कार कर दिया, इतने का दिमाग मत खराब करो। तो मुसलमान के साथ धोखा मोदी ने किया या कांग्रेस ने, सपा ने, बसपा ने, इन लोगों ने मुसलमान को धक्का दे दिया? क्या तमाशा है? नमाज पढ़ो, इबादत करो, ये होता है जननायक। वो जननायक बंगाल क्यों नहीं गया? अगर मुसलमान इतना गरीब है तो वो इतनी संपत्ति या इतनी जमीन जो है वो कैसे वक्फ कर पा रहा है? नमस्कार, हमारे खास शो टॉप एंगल विद सुशांत सिन्हा में आपका बहुत स्वागत। टॉप एंगल, जहां हम किसी भी विषय को थोड़ा टॉप एंगल पर जाकर देखने का प्रयास करते हैं ताकि उसे बेहतर ढंग से देख पाएं, वृहद तौर पर समझ पाएं। और आज जो हमारे मेहमान टॉप एंगल में मौजूद हैं वो हमें इस देश में जो पॉलिटिक्स चलती है, चाहे वो नरेंद्र मोदी के इर्द गिर्द हो या राहुल गांधी के इर्द गिर्द हो, उसे टॉप एंगल से देखने में मदद करेंगे हमारी। मुसलमान क्या कभी नरेंद्र मोदी को पसंद कर पाएगा या करना शुरू कर चुका है? इस देश की पॉलिटिक्स में क्या राहुल गांधी कभी प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचेंगे? और उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक में, एसआईआर से लेकर डोनाल्ड ट्रंप के पॉलिटिक्स तक में क्या चल रहा है, आज सब पर बात होगी। हमारे साथ कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद साहब मौजूद हैं। इमरान भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया साहब। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। सबसे पहले तो ये बताइए, आप इतना जो मैं बोलूँगा तगड़ा और कड़ा बोल देते हैं, ये आपकी शुरुआती आदत रही है या पॉलिटिक्स में आके हो गया? नहीं भैया, मैं साफ गोई के साथ बोलता हूँ, कुछ ऐसा नहीं है मैं कड़ा बोल देता हूँ, साफ गोई के साथ बोलता हूँ। अब थोड़ी सी ज़बान को मैंने जो कहते हैं ना देहाती से थोड़ा सा पॉलिश कर लिया। पहले मैं देहाती अंदाज में बोल देता था, कुछ भी निकल जाता था, तो अब उसे थोड़ा सा बैलेंस कर देता हूँ, लेकिन बोलता साफ ही हूँ। नहीं तो जो मेहमान हमारे साथ इमरान मसूद साहब है, इनकी एक बाइट तो कभी लोग नहीं भूलते, जो बड़ी वायरल हुई और बड़ा हंगामा हुआ। वो मेरी थी भी नहीं। वो एक्चुअल थी नहीं, वो तो बनाया गया था। देखिए, वो तो मेरा था भी नहीं। मेरा मिजाज जो है ना, जो इस माहौल में मेरी परवरिश हुई, उस माहौल के अंदर हिंदू, मुसलमान, अगड़ा, पिछड़ा, दलित, ये चीज़ें नहीं है। क्योंकि हमारे यहाँ तो शुरू से हमने देखा ही नहीं। मेरे घर के चारों तरफ, मतलब हमारी छतें मिली हुई हैं, एक भी घर मुसलमान का नहीं है। और वो जो घर हैं वो पुश्तैनी नॉन मुस्लिम के नहीं हैं। वो जो बाहर से माइग्रेट होकर के आए थे, उन सबको मेरे दादा ने अपने पास इसलिए बसाया था कि नफ़रत तूफ़ान पर थी 1947 में। तो उनकी सिक्योरिटी के लिए उन्होंने कहा, नहीं, मैं अपनी जो पाकिस्तान लोग चले गए, यहाँ से मकान खाली हुए, इन तमाम मकानों में अपने लोगों को, जो पाकिस्तान से आए थे, उन लोगों को ठहराया। तो उस नफ़रत को हमने देखा ही नहीं, ना हमने महसूस किया। हमें कान पकड़ करके कोई सा भी, हमारे शहर में रहते थे, शैतानी हमारे अंदर कूट कूट के भरी हुई थी, लेकिन पिटाई भी कोई भी कर देता था। हमारी शहर का जो बड़ा बुज़ुर्ग होता था, चाहे वो हमारे चचा बलकार सिंह हो, चाहे चचा सतप्रकाश हो, हमारे तो सारे घर के अंदर, चाहे हमारे ताऊ मुखा हो, ये सब लोग थे
जिनका कोई मतलब नहीं था कभी इन चीज़ों से। तो मेरी परवरिश ऐसे माहौल में हुई तो कभी मैं नफरत की बात तो सोची नहीं। नहीं, लेकिन जो आपकी बाइट थी, मैं थोड़ा सा उस पर चर्चा करना चाहता हूँ ताकि लोगों को पता चले कि ट्रांसफॉर्मेशन हुआ कैसे। कि जो इमरान मसूद कह रहे थे उस वीडियो में कि मोदी जो गुजरात से यहाँ आएंगे उनकी बोटी बोटी कर अरे देंगे, नहीं। वो आज रोजी रोटी की बात करने लग गए, वो कावड़ियों के लिए जो है वो इंतजाम करने लग गए। नहीं तो ये मैं ये तो क्या पहले भी हुआ? मैं पहले भी देखिए, जब मैं चेयरमैन था, उससे पहले मैं चेयरमैन था, मैंने पहली बार जब मैं चेयरमैन था तो मैंने कहा ये नीलकंठ जाते हैं गंगा जल लेने के लिए, तो मैंने नीलकंठ 2 गाड़ी टैंकर भेज करके पानी मंगवाया। कांवड़ियों और मैं के लिए? नहीं वो जो जल चढ़ता है, जल चढ़ता है नीलकंठ से, और मैंने पानी मंगवाया 2 टैंकर भेज करके प्योर नीलकंठ से। और फिर उन्होंने बॉटल में, एक अखबार के साथ, नाम नहीं लेना चाहता मैं, एक अखबार के साथ कोलैबोरेशन हुआ था मेरा, उन्होंने कहा साहब हम करना चाहते हैं, मैंने कहा मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा एज ए चेयरमैन। और हमने पूरे शहर में काउंटर लगाए थे पानी के बॉटल में भर के कि भाई जो नीलकंठ नहीं जा पा रहे उनको हम नीलकंठ का पानी यहीं अवेलेबल करा दें। रात में मैंने एक सड़क, चूँकि पैदल आ रहे थे कांवड़िए, तो उसके ऊपर पत्थर पड़े हुए थे, बारिश के अंदर बुरा हाल हो गया था। मैं पूरी रात बैठ करके महादेव मंदिर है हमारा भूतेश्वर मंदिर, उसकी रात में रोड बनाई थी। तो मेरी जो छवि थी वो मेरी छवि थी नहीं जो 2014 में प्रोजेक्ट की गई। मैं कभी हिंदू मुसलमान की, मेरी बात को जितना मुसलमान मानता है उतना हिंदू ही मानता है। मेरे यहाँ दंगे फसाद जब भी हुए तो मुझे कभी ये परहेज नहीं हुआ कि मैं हिंदुओं के घर में बैठा हूँ कि मुसलमान के घर में। पर आपने कहा क्यों था कि मोदी की बोटी बोटी कर देंगे? नहीं क्या वो था? देखिए, वो गलती से निकल गया था? नहीं वो एक औपचारिक उसमें, वो बोटी मतलब वो था ही नहीं, वो जो कुछ दिखाया गया वो था ही नहीं। तो वो डॉक्टर्ड वीडियो है? हाँ, वो था ही नहीं जो कुछ दिखाया गया। मैं उसके ऊपर चर्चा इसलिए ज़्यादा नहीं करना चाहता। और उसके बावजूद भी मेरे अंदर इतनी नैतिकता है कि मैंने उसके बावजूद भी 1000 जगह हाथ जोड़ करके माफ़ी मांगी। भाई मैं वो नहीं हूँ जो आप देख रहे हो। जो मुझे एक्चुअल में क्या, सुशांत भाई, सब लोग जानते नहीं थे, मुझे पहचानते नहीं थे, तो मेरे को ऐसा बना दिया गया जैसे मैं पता नहीं नफरत का कितना बड़ा खिलाड़ी हूँ, जबकि मेरा कोई नफरत से लेना देना। वो सुन के तो ऐसा ही लगेगा कि बड़ा नफरती आदमी है, बोटी बोटी करने की बात कर रहा है। जब वो मेरे पास लोग आए, जो प्रेस के लोग आए, वो मिले, तो वो मुझसे बोले यार आप तो बिल्कुल अलग हो। मैंने कहा यार मैं यही हूँ, मैं वो हूँ ही नहीं, जो बात दिखाई जा रही है मैं हूँ ही नहीं। मेरी ऐसा शख्सियत तो नहीं कि आपको लगा कि लोग ज़्यादा जानते नहीं है, ऐसा मोदी के बारे में बोलूंगा तो थोड़ा चर्चा में आ जाऊंगा? नहीं ऐसा सच नहीं में कभी ऐसा नहीं है। ये एक्चुअल में बता रहा हूँ, चूँकि वो चुनाव के चुनाव के टाइम का वीडियो भी नहीं है। हाँ, चुनाव थोड़ा तो था पहले ही का नहीं। था। वो देखिए उसके अंदर क्या इन्होंने रात के, ये सारा का सारा प्लान किया गया मुझे फंसाने के लिए। अच्छा। चुनाव डिक्लेयर हुआ है मार्च में, उसमें डेट दिखाई है मार्च की। जो मेरे साथ हमारे साथी एक बैठा हुआ है, उसकी दिसंबर में डेथ हो चुकी। अगर उसकी डेथ ना होती तो ये तो पूरा ही प्रूफ था कि सारा मैंने चुनाव के लिए किया। उसकी तो दिसंबर में डेथ हो गई। 4 मतलब जिस घटना को पुलिस ने दर्शाया, जो टाइम दर्शाया, 2 मार्च दिखाया या 3 मार्च, कौन सा मेरे याद नहीं है, उसकी डेथ दिसंबर में हो गई। जो साथ में बैठा है मेरे शेर सिंह, इसी पे तो मुझे एकदम बेल आउट हो गया। मैंने कहा यार ये तो सारी फर्जी है, मतलब टोटल फर्जी था। तो मतलब आपका जो दोस्त मरा उसने आपको मरने से बचा लिया? हाँ, एक बस तरीके से। अल्लाह जो देखिए, ईश्वर अल्लाह जो है वो मदद तो हमेशा करता है। जब आप सच्चे होते हो तो मदद तो आप। कई लोग ये भी कहते हैं कि आप उसके बाद इतना चुनाव पे चुनाव हारते चले गए और उसके बाद आपको समझ में आया कि ये पॉलिटिक्स नहीं चलेगी, इसलिए आप बोटी बोटी से रोजी रोटी पे आ गए। देखिए ये तो अलग है। 2014 के बाद 2019 में सपा बसपा का अलायंस हो गया। तो सपा बसपा के अलायंस में बहुत टफ अलायंस था। मैं चुनाव लड़ा, मुझे उसके बावजूद भी 2,12,000 वोट मिले। वो वोट वो थे जो मेरे सीधे वर्कर थे, मेरे कार्यकर्ता थे। फिर उसके बाद 2024 में मैं चुनाव जीत ही गया। यही हुआ। तो मतलब मोटे तौर पर आप लोगों को ये कह रहे हैं कि वो बयान जो है वो आपने कभी दिया ही नहीं था? नहीं, मेरा कोई बयान था ही नहीं। ना मैं उस तरह का आदमी हूँ, ना मैं मेरी वो नफरत की पॉलिटिक्स है, और ना आप नफरत कर। और आप मोदी जी से मोहब्बत करते हैं? नहीं देखिए, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, उनसे मोहब्बत ना होने का तो कोई मतलब ही नहीं है। वो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनका सम्मान, आदर। और एक बात तो बताइए, 140 करोड़ लोगों का जो नेतृत्व कर रहा है उसका आदर सम्मान क्यों करना तो हमारी जिम्मेदारी है सबकी। ये आपकी, देखिए ये बातें सुन के आपकी अलग छवि बन रही है। लोगों के दिमाग में वही बैठा हुआ था कि ये आदमी तो नरेंद्र मोदी से नफरत करता होगा। नहीं, नफरत का क्या मतलब? पॉलिटिक्स में नफरत नहीं। देखिए ये बड़ा दुर्भाग्य है कि पिछले कुछ सालों के अंदर लगातार ग्राफ डाउन आ रहा है। पॉलिटिकल राइवल को माना जा रहा है कि पर्सनल दुश्मन, जबकि पर्सनल नहीं होते।
हमारे पॉलिटिकल मतभेद, राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मनभेद कभी नहीं होते थे। और कार्यकर्ता और सपोर्टर्स में ज्यादा हो गया है। हाँ, आजकल अब व्हाट्सएप ग्रुप में लड़ाइयां हो जाती अब हैं। मनभेद होने लगा। अब मनभेद जो होता है वो बहुत खराब है। मैंने अपने जनपद को बचा के रखा है भैया। देखिए मेरा जनपद जो है, अगर आप मेरे यहाँ जाएं, मेरे यहाँ बड़ा सुकून का माहौल है। हम एक दूसरे की शादी ब्याह मरना जीना सब करते हैं, कोई किसी अक्रॉस द पार्टी लाइन। मेरी बेटी की शादी थी, मेरे खिलाफ एमपी था जीता हुआ राघव। मैंने उसको फ़ोन किया, मेरी बेटी की शादी थी 2021 में। मैंने राघव को फ़ोन किया, मैंने कहा कहाँ हो राघव? तो कहने लगे भाई मैं बंगाल में हूँ। मैंने कहा यार बेटी की शादी है। कहने लगे चुनाव चल रहा है। तो मैंने कहा यार तुम्हें शर्म नहीं आने की, तुम्हारी बच्ची की शादी हो तुम नहीं होगे। वो चुनाव छोड़कर 2 दिन मेरे यहाँ शादी मेरा, बताइए मैं कैसा मेरा ताल्लुक़ है। 2 दिन आकर के मेरे यहाँ शादी मेरा। अभी चुनाव में भी जब हमारी काउंटिंग हो रही थी, आंटी उसकी मम्मी मैं और वो बैठे थे। आंटी कहने लगे क्या हो रहा? मैंने कहा आंटी बड़ा बेटा जीतेगा इस बार। तो वो कहने लगा मम्मी तुम्हें भी यही मिला था पूछने के लिए? अरे मैंने कहा मैं जीत रहा हूँ। तो हमारे यहाँ जो है ये माहौल है। मैं और जगदीश भाई आमने सामने चुनाव लड़े। मैंने जगदीश भाई को चुनाव हरा दिया इंडिपेंडेंट, वो कैबिनेट मिनिस्टर थे। फिर 3 दिन बाद एक पार्टी में मिल गए, वो इधर उधर को नज़रें चुराने लगे। अरे मैं जा गया, मैंने जगदीश भाई क्या बात कर। तो मैंने अपने यहाँ का माहौल वो बनाया हुआ है कि हमारी लड़ाई बस एक हद है, उसके बाद नहीं भाई। हम कोई पर्सनल दुश्मन थोड़े ही ना है, हम व्यक्तिगत ही दुश्मनी है थोड़ा ही है कि साहब ये जैसे ईस्टर्न यूपी में देखता हूँ कि बंदूकें लिए हुए जा रहे हैं, वो आगे पीछे 4 गाड़ी चल रही हैं। आप मुझे सहारनपुर में आके देखें, मैं 90% अकेला घूमता हूँ, 90%। कई मरतबा ऐसा हुआ है कि मैं दिल्ली से गाड़ी लेकर एज एन MP, अभी भी पिछले महीने भी 3 बार गया मैं। रात को मेरा दिल कहने के चलो घर चलते हैं, मैंने गाड़ी उठाई और गाड़ी स्टार्ट करी और सीधा घर चला गया अकेला। घर वाले मेरे बड़े नाराज़ होते हैं कि पाप किसी को तो साथ ले लिया करो। यार मैंने कुछ नहीं, क्या लेना है। यहाँ से लेकर दिल्ली से लेकर सहारनपुर तक हर गांव में तो आदमी जानता है मुझे। कोई गाड़ी में पंचर होगा, कोई बात होगी, किसी को टेलीफोन करके बुला लूँगा। नेटवर्क मेरा बहुत बड़ा है क्योंकि मेरा नंबर बहुत याद हैं, लोगों के नाम बहुत याद हैं। यहाँ से वहाँ तक सैकड़ों लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ, जिन्हें 5 मिनट में कहीं भी आ जाएंगे। तो भाई देखिए, ये तो पब्लिक को भी सुनना और समझना चाहिए कि नेता चुनाव लड़ते हैं, आपस में नहीं लड़ते। हाँ, नहीं। कार्यकर्ता और सपोर्टर आपस में भिड़े पड़े हैं, व्हाट्सएप में एक दूसरे को ब्लॉक कर रहे हैं, फैमिली के व्हाट्सएप ग्रुप में झगड़े हो जा रहे हैं। भाई ये सब दोस्त हैं। आप इनके लिए दोस्ती और मैं तो रिश्ते ना हमेशा खराब बोलता हूँ, हम लोग कैंटीन में बैठते हैं जा करके, सब लोग हमारे मिनिस्टर्स भी हैं, जो हमारे MPs भी हैं, हमारे BJP के बहुत सारे MPs हैं, बैठ करके बात करते हैं, आपस में चाय भी पीते हैं, सब करते हैं, करना चाहिए। यही स्वस्थ लोकतंत्र की परंपरा तो यही है। ये जो आजकल ED और CBI के चक्कर में लगा करके नेताओं को रगड़ा जा रहा है, ये काम हमारे पड़ोसियों ने किया था। हाल देख लीजिए, बर्बाद हैं, बिल्कुल तबाह हो चुके वो। ये तो मोदी जी की उन पे मेहरबानी हो गई कि वो आज इस हैसियत में आ गए कि उन्हें देश दुनिया में लोग पूछने लगे, वरना 15 साल से वो बिल्कुल बंद हुए पड़े थे। अच्छा ये बताइए, उसके बाद कभी आप मोदी जी से मिले? नहीं, पार्लियामेंट में तो लगातार नमस्ते होती है। कभी उन्होंने कहा नहीं कि हाँ भाई, या आपने क्लैरिफिकेशन दिया हो मोदी जी को कि मैंने ऐसा नहीं कहा? अरे बड़े दिल के लोग, बड़े दिल के ही होते हैं। कहाँ ना उनको याद है ना मुझे। मैंने पूछा, मैं नमस्ते करूँ, नमस्ते ली। कहाँ इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा कुछ होता है। चलिए अच्छा है। लेकिन इमरान भाई, आपने अब जैसे कल ही कह दिया कि ट्रम्प हमारा बाप है क्या, मतलब आप खुला बोल देते हैं, ये क्यों कहा ट्रम्प? अरे ट्रम्प हमारा बाप है क्या? एक बात तो बताइए। वो वहां से बता देता है मैंने 100%। अरे तू हमारा बाप है क्या? रोटी तू ही देगा भाई, देने वाला खुदा है, ईश्वर है, भगवान है। तू कहाँ से हो गया कि मैंने 100%, 200% लगा दे टैरिफ। मुझे तकलीफ क्या होती है? तकलीफ ये होती है कि जब वो इस तरह से धमकाता है, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री 140 करोड़ लोगों का नेतृत्व कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी को मजबूती के साथ जवाब देना चाहिए, मजबूती के साथ बोलना चाहिए कि ट्रम्प झूठ बोल रहा है। जब तक आप ऐसे आदमी को इस भाषा में, जो भाषा में वो बोल रहा है, उस भाषा में जवाब नहीं दोगे, तो हम कहीं ना कहीं कमज़ोर दिखाई देंगे। लेकिन इमरान भाई, इसमें एक प्रश्न लोग ये भी पूछेंगे कि ट्रम्प हमारा बाप है क्या? ये तो ये इस तरह से भी पूछना चाहिए कि ट्रम्प हमारा बाप है क्या, कि अगर वो कह दे रहा है, कुछ भी झूठ बोल दे रहा है, तो हम तुरंत उसको मान लें। नहीं तो हम जवाब देना। तो जवाब तो संसद में दिया। नहीं, जवाब दे नहीं, एक बार भी नहीं दिया। एक बार नहीं दिया साहब। इमरान भाई देखिए, आप भी मैं पार्लियामेंट में था, साल से आप पॉलिटिक्स। नहीं, मैं पार्लियामेंट में था साहब, हम सब कवर कर रहे थे। एक बार भी पार्लियामेंट में ये नहीं बोला कि ट्रम्प झूठ बोल रहा है।
इमरान भाई, आप घुमा के मत बोलिए। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि राहुल गांधी सुनना चाहते थे कि नरेंद्र मोदी बोलें कि ट्रंप का नाम लेनी पीएम मोदी। पीएम मोदी ने उससे बड़ा स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि किसी तीसरे देश, ट्रंप को इतनी वैल्यू क्यों देनी, हमारा बाप है क्या? उसको उन्होंने हैसियत दिखाई कि तुम तो छोड़ो यार, किसी तीसरे देश की हैसियत नहीं थी कि वो हमको बोलता कि तुम सीज फायर कर लो। इससे बड़ा अरे आपने कर लिया सीज फायर भाई। हाँ, एक बात तो बताइए, लेकिन हमने अरे किया आपने ना। किया ना सीज। अरे 2:30 बजे ट्रंप ट्वीट करता है और 5 बजे आप सीज फायर करते हो। नहीं क्या बात कर रहे हैं? नहीं, उसने जब दोनों देशों के डीजीएमओ लेवल की बातचीत हुई इमरान भाई, उसके बाद ये सीज फायर हुआ मुझे है। बताइए, ट्रंप का ट्वीट पहले आया। हाँ, ट्रंप का ट्वीट बिल्कुल पहले आया, हाँ? और सीज फायर बाद में हो रहा है। लेकिन नहीं, सीज फायर पहले हुआ। नो, 2:30 बजे ट्रंप का सीज फायर पहले हुआ, तय ये हो गया कि अब सीज फायर होगा, और ट्रंप ने ट्वीट कर दिया, क्योंकि हो सकता है उधर से पाकिस्तान की तरफ से ट्रंप बताया ने गया ट्वीट होगा। किया। हाँ। ट्रंप ने ट्वीट किया और सीज फायर हिंदुस्तान ने किया। क्यों किया हमने? गए थे क्यों हम? हमें मुंह तोड़ जवाब देना था उनको, हमें मुंह तोड़ जवाब देना था। तो और पहली बार पाकिस्तान घेरे में आया था हमारे, पहली बार ढंग से तरह घेरे में आ गया था। पाकिस्तान ने जो गिड़गाए, जो घुटने पर आकर के ट्रंप साहब को अपना बाप बनाया ना पाकिस्तान ने, ये ट्रंप को ऐसे ही बाप नहीं बनाया पाकिस्तान ने। हमारी सेना ने उनका उखाड़ के फेंक दिया था अंदर जा करके। तो ये तो मोदी राज में ही हुआ ना। तो अरे आप मोदी राज में ही सरेंडर भी हुआ ना। तो पर वो तो कह रहे हैं मोदी राज में सरेंडर, अगर आज इंदिरा जी होती तो पाकिस्तान की तरह पीओके बन गया होता, जैसे बांग्लादेश बना था। इंदिरा जी के समय तो नहीं बना। बांग्लादेश नहीं बना था। नहीं, लेकिन इंदिरा जी के इंदिरा जी के समय बांग्लादेश बना था नहीं, भैया। पर इंदिरा जी के समय इमरान भाई 93,000 पाकिस्तानी सैनिक हमारे कब्जे में थे, जिन्हें छोड़ा था। सरेंडर किया हुआ था। हाँ, जिन्हें छोड़ा उन्होंने सरेंडर किया हुआ था। हाँ। सिर्फ छोड़ा नहीं इमरान भाई, उनको सालों बैठा के खिलाया, सालों नहीं, 6 गोल्फ महीने। खिलाया, 6 महीने। साल 6 महीने। गोल्फ खिलाया। हाँ नहीं, तो वो तो एक बात सुनिए। शराबें पिलाई। नहीं नहीं, वो तो और देखिए, अरे शराबें ये तो पिलाई। देखिए, तो ये तब सुनिए मेरी बात। पीओके नहीं नहीं क्यों नहीं लिया? नहीं, सुनिए मेरी बात। हाँ। जो इंदिरा जी को गोल हासिल करना था वो गोल हासिल कर लिया। वैसे ही मोदी जी को जो गोल हासिल क्या करना था, गोल वो हासिल किया? कर लिया। आप मुझे एक गोल बता दीजिए, क्या भाई, हासिल हुआ? मुझे ये बताइए। आप मुझे बताइए, एक सेकंड सर। हाँ। क्या गोल हासिल किया? पाकिस्तान को पूरी दुनिया में कोई पूछ नहीं रहा था। मोदी जी की मेहरबानी से पाकिस्तान जो है अमेरिका के साथ डील करता है। चाइना अमेरिका का दुश्मन है, लेकिन वो पाकिस्तान के साथ खड़ा है। पाकिस्तान के साथ हमारा दोस्त, जिसके साथ हमारे सदियों रिश्ते हैं, सऊदी अरब, वो डील कर लेता है, और डील में लिखा जाता है कि एक देश के ऊपर हमला दूसरे देश पर माना जाएगा। ये तो रशिया, ऑपरेशन सिंदूर के बाद हुआ। देखिए सुनिए, रशिया हमारा दोस्त और सदियों पुराना दोस्त, रशिया भी डील के रास्ते खोल रहा है। ईरान जो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा यूनाइटेड नेशन में खड़े होकर के कश्मीर के मुद्दे पर भी हमारा साथ दे रहा था, वो भी पाकिस्तान के साथ डील करने की बात कर लेता है। तो पाकिस्तान जो अप्रासंगिक हो गया था पूरे विश्व के अंदर, वो आज फिर बराबर में खड़ा हो गया हमारे, सिर्फ इस सीज फायर के चक्कर में। नहीं इमरान भाई, देखिए थोड़ा सा आपका कैलकुलेशन मुझे लग रहा है कि ऑफ मार्क इसलिए है क्योंकि ये जितनी चीज़ें आप बता रहे हैं कि मान लीजिए सऊदी अरब ने कहा कि एक पे हमला दूसरे पे माना जाएगा, ये एक तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद हुआ, पहली बात। दूसरी बात कि अभी देखिए वो होने के बावजूद तालिबान ठोक रहा है पाकिस्तान को, कहाँ घुस रहा है सऊदी अरब। लिखने से क्या होता है, लिखने दीजिए। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि जब ये ऑपरेशन सिंदूर चला और आपने कहा कि इंदिरा जी को जो अचीव करना था उन्होंने कर लिया, इसलिए 93,000 सैनिक खिलाए पिलाए और उनको विदा कर दिया। वैसे ही नरेंद्र मोदी ने जब ये कहा था कि हम ऑपरेशन करेंगे, हम पाकिस्तान को जवाब देंगे आतंकियों को, उन्होंने तो कभी नहीं कहा था किसी भाषण में कि हम पीओके लेने के लिए जा रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? किस भाषण में कहा था? अरे इनका एक बात सुनिए, इनके तो नेता चिल्ला चिल्ला के कहते थे, ये तो लाहौर पे टैंक पे बैठ करके लाहौर जा रहे थे। आप कैसी बात कर रहे हैं? पीएम ने कब कहा कि हमारा अरे मिशन ये तो था? सब जगह जा रहे थे। इनके सारे नेताओं ने चिल्ला के कहा कि बनने दो, पीओके के ऊपर झंडा हम फहरा के आएंगे। जब झंडा फहराने का नंबर आया, जब भाग गए। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री और हमारी सेना का, मैंने आप सेना के तमाम जितने तीनों फोर्सेस के हेड हैं उनकी बात सुनी। उनका कहना था कि हमारा मिशन क्लियर था कि जिन लोगों ने पहलगाम किया, हम उनके एक आतंकवादी आकाओं को सबक दें। आपने अब तक आतंकवादियों की पहचान आप कर नहीं पाए। भाई ऑपरेशन देखिए, जिस दिन मार दिए गए, जिस दिन एक बार सुनिए, इमरान एक भाई सब सेकंड मार दिए गए। अरे सर मेरी बात सुनिए ना, आपने एक दिन पहले पार्लियामेंट में हंगामा होता है, 2 घंटे के अंदर ही आतंकवादी पकड़ करके ठोक दिए जाते हैं। आप कह रहे हैं कि हम यकीन कर लें?
इमरान भाई सच आप कैसे हम आप कह रहे हैं हम यकीन कर लेंगे? आपकी पॉलिटिक्स अलग, नहीं हम यकीन, एक लेकिन मिनट मैं ये सुनिए। कह रहा हूं क्या ये पॉसिबल 19 है? तारीख को आप कह रहे हैं सुनिए। कि आप कह रहे हैं कि आप संसद में हंगामा करेंगे, इसलिए जो है वो सरकार ने अगले दिन जो है वो आतंकी मार आप दिए। बताइए ना, गौरव गोगोई जी ने भाषण दिया और आपने ठोक दिया एकदम। भाई वो सेना का ऑपरेशन था। अरे भाई, आप कह रहे हैं सेना जो है वो मोदी जी के इशारे पे चलती है, सुनो कल जो है वो पार्लियामेंट का सेशन है, आज कल मार देना। तो सेना हमारे यहाँ ये पाकिस्तान थोड़ी ना है। नहीं ये पाकिस्तान है क्या? वही तो मैं कह ये रहा हूं। पाकिस्तान है क्या? पर आपकी बात से तो ये लग रहा है पाकिस्तान है। प्रधानमंत्री को सेना चलाएगी। नहीं। यहाँ सेना को प्रधानमंत्री आप चलाएंगे। कह रहे हैं देश की सेना प्रधानमंत्री हाँ, से कौन लेती है? प्रधानमंत्री चलाएंगे और कि कल मार देना। नहीं प्रधानमंत्री चलाएंगे। पर एक बात सुनिए, ये लोकतांत्रिक देश है, हाँ। यहाँ मिलिट्री शासन नहीं है। यहाँ प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से यहाँ मिलिट्री शासन नहीं है। लेकिन इमरान भाई आप जो कह रहे हैं, आप तो सेना का मनोबल गिरा देंगे। मैं गिरा कह रहा हूं। सेना का मनोबल आप मैं गिरी कैसी जाएगा। बात कर रहे हैं? सेना का आप मैं कह रहे हैं मनोबल कि गिरा रहा आप हूं। कह रहे हैं कि अरे आप देश की क्या- सरकार सेना को फोन करती है, काम करो, सुनो। नहीं तुम ये जो है तो कल ये मार तो देना। अलग चीज है, अलग चीज है। लेकिन यहाँ देश के अंदर सेना का कोई मुदाखलत नहीं है। यहाँ सेना अपने आप कोई फैसले नहीं करेगी। सेना फैसले के लिए नेतृत्व चाहिए। पाकिस्तान की तरह नहीं है कि वो डायरेक्शन भेजेंगे प्राइम मिनिस्टर को कि प्राइम मिनिस्टर को यहाँ बोलना है। ये पाकिस्तान नहीं है, ये हिंदुस्तान है। यही बात तो मैं भी कह रहा हाँ, हूं। ये हिंदुस्तान लेकिन है। इमरान भाई आप ये तो मान रहे हैं कि आपका, चलिए आपका अपनी राय ये है कि सीज फायर नहीं करना चाहिए, ये आपकी राय है। ठीक है, सबकी अपनी अपनी राय हो सकती है। लेकिन आपने खुद कहा कि पाकिस्तान की कमर टूटी हुई थी। इसका मतलब आप मानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर बहुत सक्सेसफुल था और नरेंद्र मोदी ऑपरेशन सिंदूर में इसमें कोई लेना देना नहीं। पाकिस्तान की कमर तो टूटी हुई थी 15 साल से। 15 साल से? हाँ, 15 साल से। कैसे? पाकिस्तान अप्रासंगिक हो गया था पूरे विश्व के अंदर। पाकिस्तान वही को कूटनीति। पाकिस्तान यूपीए के राज में 26/11 कर रहा मैं था। यूपीए के राज की बता रहा हूं। हाँ, तो उसी कि का बता उसे रहा हूं। बिल्कुल आतंकवादियों की लिस्ट में डाल दिया गया था। तो उससे क्या हुआ? आप तो उसको ठोक अरे नहीं पाए। आप उसे ठोक नहीं पाए। इससे ज्यादा क्या ठोका जाएगा? 26/11 आज के एक बाद बात क्या एक बात तो बताइए, 26/11 के बाद पाकिस्तान को कूटनीतिक रूप से इतना तोड़ दिया गया कि पूरे विश्व में उसको अलग थलग डाल दिया। कूटनीतिक तौर पे। आपने सुनिए, आपने क्या किया कि आपके बाद यूनाइटेड नेशन की जो उप समिति का चुनाव होता है, आतंकवाद का पोषक देश, आतंकवाद को पनाह देने वाला देश, वो उस उप समिति का चेयरमैन बन जाता है पाकिस्तान। इमरान भाई मैं ये कह रहा हूँ 26/11 जैसी घटना होने के बाद क्या आपके पास सेना नहीं थी जो आप कूटनीतिक तौर पे तोड़ रहे थे? मुझे एक बात बताइए, जरूरी थोड़ी है कि हर बार युद्ध किया जाए। अभी हर आपने बार? क्या कर दिया? आपने कब युद्ध किया? आपने क्या? अरे युद्ध तो हमने किया। आपने कहा सर अभी चिदम्बरम साहब उस जी। वक्त गृह मंत्री थे, उनका बयान आया है कि हम तो कुछ करना चाहते थे 26/11 के बाद। तो अमेरिकी विदेश मंत्री यहाँ उड़ के आ गए और कह दिया कि कुछ मत करो। ये होता है सरेंडर कि आपको अमेरिका डिक्टेट कर रहा है कि कुछ मत नहीं करो। नहीं, ये तो मुझे नहीं पता। चिदम्बरम साहब का मुझे नहीं बयान है। पता। मुझे नहीं जानकारी चिदम्बरम साहब ने क्या कहा। ये कहा है सर। नहीं मुझे जानकारी अरे नहीं कि मैं आपको चिदम्बरम बता साहब रहा ने क्या। अब उनकी उम्र बहुत हो गई है। अब ऐसा नहीं, अब कई बार आदमी उम्र के तकाजे बहुत होते हैं। बहुत चलिए, सारे लेकिन ये बताइए, अच्छा ठीक है, चलिए अब आप माने ना माने देश तो जानता ही है। लेकिन मुझे बताइए राहुल गांधी का ये जानने में क्या इंटरेस्ट था कि कितने रफेल गिरे? उन्होंने एक बार भी नहीं पूछा कि उनका कितना फोड़ा। वो बार बार पूछते रहे हमारे कितने फूटे। क्यों? नहीं तो दोनों के पूछ रहे थे वो तो। नहीं अरे, अपने पूछ रहे। नहीं दोनों के अपने पूछ आप रहे बताइए ना, थे कितने- कितने रफेल गिरे, कितने रफेल गिरे। तो पूरे विश्व में हमारी रफेल का शेयर पता कितना गिरा? तो आप शेयर गिराने के लिए पूछ नहीं, रहे थे? मुझे बताइए ना, रफेल का शेयर क्यों गिर गया था? तो ये राहुल गांधी के सवालों से ही तो गिर रहा नहीं बताइए ना क्यों गिर गया था? था। राहुल गांधी ये अब पता ये करने के लिए सवाल पूछ रहे थे कुछ कि चीजें उनके ऐसी शेयर हैं क्यों गिर जिनका मैं गए। यहाँ जवाब नहीं देना चाहता, आपको अलग दे दूंगा। नहीं, लेकिन देखिए अभी मैंने ढिल्लो साहब का केजीएस लेफ्टिनेंट जनरल केजीएस ढिल्लो जो रिटायर हो गए, जो 15 कॉप को उन्होंने कमांड किया था, उनका पॉडकास्ट किया था। उन्होंने कहा ये जो सवाल था ना कि कितने रफेल गिरे, सोशल मीडिया से लेके जहां भी पूछा गया, ये आर्म्स लॉबी का सवाल था। उनकी अपनी लड़ाई थी, उनको रफेल को नीचा दिखाना था। मैं इसका जवाब यहाँ दे नहीं पाऊंगा। क्यों? नहीं, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी चीजों के तकाजे हैं कि नहीं देना चाहिए देश के लिए, सिर्फ देश के लिए। नहीं, पर मैं ये कह रहा हूँ सिर्फ देश के लिए पर नहीं मैं दे रहा ये- हूँ। नहीं, पर इमरान भाई चलिए ठीक है, मेरा सवाल ये है कि राहुल गांधी का इंटरेस्ट क्या था जानने में कि कितने रफेल गिरे? और अगर इंटरेस्ट था, राहुल जी का इंटरेस्ट तो पूरे के पूरे ऑपरेशन सिंदूर को जानने में था। बिल्कुल नहीं था। वो खाली पूछते रहे कितने रफेल गिरे, नहीं कितने रफेल पूरे गिरे। आप पूरा का पूरा इंटरेस्ट उनका था। एक बात का जवाब नहीं दे पाए। पार्लियामेंट में जो भाषण दिया मोदी जी ने, एक बात का जवाब नहीं दे पाए। राहुल गांधी को जानना था अगर रफेल गिरे, जी। कमरे में जाके पूछ लेते। तो आप एक बात तो बताइए, वो तो ना कमरे में ना बाहर,
वो तो कहीं जगह बताने को तैयार नहीं है। कमरे में बताने को क्यों नहीं तैयार होंगे? राहुल गांधी ने कभी ट्राई किया सर? सच ये तो बताइए। देखिए इमरान भाई, आप मुझे- देखिए ईमानदारी से देखिए, मैं बोलते एक हैं। बात सुनिए, राहुल जी ने क्या किया। अच्छा एक बात बताइए, सुनिए, आपने कहा ना कि ऑपरेशन सिंदूर में हमने पाकिस्तान को बहुत मारा। मारा ना? सच कहाँ मारा? नहीं मारा। कहाँ मारा? ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान क्या को नहीं मारा मारा। बताइए ना। अरे 11 एयरबेस फोड़ दिया। अभी आपने बोला मारा? पाकिस्तान जो है वो घुटनों पे था। घुटनों पे क्या मारा? एक बात तो बताइए। ये मारना थोड़ी ना था। नहीं अरे मारना। मारना तो पीओके पे झंडा फहराना था। तो उसके पहले जो हुआ सब हाँ देखिए, जो उन्होंने बम मारे, हमने बम मारे, हमने नुकसान दिया। उनका कहाँ बम चला? हमने ड्रोन से फोड़ दिए। अब छोड़िए, हम ये इस चीज़ को यहाँ नहीं बोलना चाहता। बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं यहाँ नहीं बोलना चाहता, क्योंकि वो मेरे देश के लिए, अपने देश के लिए मैं ऐसी बात नहीं बोलेंगे तो हम यहाँ। इमरान भाई, लोग बोलेंगे कि इमरान मसूद इतने संजीदा नेता हैं, इतने संजीदा पॉलिटिशियन हैं कि एक पॉडकास्ट में देश की गरिमा का ध्यान रखते हुए कुछ बातें नहीं बोल रहे, और वो बातें राहुल गांधी सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं। क्यों? नहीं राहुल गांधी इतने इसका नहीं, मतलब राहुल जी बड़े नेता हैं। आप क्या बात कर रहे हैं? तो राहुल जी बड़े नेता आपने हैं। उनको सिखाया नहीं कि सर मैं, देखिए, अरे जैसे- मैं तो उनका सिपाही हूँ, वो मेरे जर्नल हैं। आप क्या बात कर रहे हैं? तो जनरल को सिखाइए सर। नहीं नहीं, वो आप देश हित देख रहे हैं, वो कहाँ देख रहे नहीं हैं? नहीं, उन्होंने तो सब चीज, राहुल जी की एक बात का जवाब ही नहीं होता। देखिए, राहुल जी ने जितने भी सवाल खड़े किए आज तक, उनका कोई जवाब नहीं आता। और जो बात राहुल जी कहते हैं, वो बात के ऊपर फिर सरकार धीरे धीरे आ जाती है। आप जब इजराइल चिल्ला रहे थे, पूरे देश में इजराइल के लिए बातें चल रही थी, इस विचारधारा के लोग इजराइल को कर रहे थे, फिलिस्तीन को कंडेम कर रहे थे। क्या हुआ? यूनाइटेड नेशन में जाकर के भारत को करना पड़ा ना फिलिस्तीन का, क्योंकि हमारी विदेश नीति का तकाजा है, हमारी नीति का तकाजा है। आप अमेरिका चिल्ला रहे थे बहुत सारे एक विचारधारा के लोग जो सत्ता के अंदर बैठे हुए हैं। हमें रशिया के साथ खड़ा होना पड़ा ना, हमारी विदेश नीति का तकाजा है। तो पूरे विश्व में हमारा जो नीति है, ना लेफ्ट ना राइट, वो जो स्ट्रेट वाली नीति है, जो इंदिरा जी से पूछा था कि आप लेफ्ट हैं या राइट, उन्होंने कहा ना लेफ्ट ना राइट, बिल्कुल स्ट्रेट, वो नीति है देश की। उस नीति के ऊपर आपको आना ही पड़ा ना। नहीं, पर उस नीति पे तो हम हमेशा थे सर। कहाँ थे? आप देखिए, कहाँ थे? कभी आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइए, आपने कब कहा? आपने फिलिस्तीन के साथ कब दिखाई? कब नहीं दिखाया सर? अरे जब ये हमला हुआ फिलिस्तीन पर, हमास ने अंदर घुस करके हमला किया इजराइल के ऊपर, जवाब में इजराइल ने जिस तरीके का नरसंहार किया, हम कब खड़े हुए? जब चारों तरफ से जिसके लिए आप कर रहे थे, नेतन्याहू साहब जिनको आप दोस्त बता रहे थे, उन्होंने भी आपकी मुखालफत शुरू करी, तब आपने बोलना शुरू करा। इमरान भाई देखिए, इसमें भी दो पक्ष हैं। फिलिस्तीन में जो मासूम लोग मारे जा रहे हैं, या जो लोग उससे रिलेटेड नहीं है, हमास से, वो मारे जा रहे हैं, उसको लेके सबको दुख है। लेकिन हमास एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। अरे आप क्या बात, हमास क्या भगत सिंह टेररिस्ट थे? नहीं, अरे भगत सिंह टेररिस्ट थे? आप कह रहे हैं हमास और भगत सिंह का कंपैरिजन है? हाँ बिल्कुल। क्या बात कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल सही बात कर रहा हूं मैं। हमास अपनी जमीन के लिए लड़ रहा है। सॉरी सर, इसमें मेरा आपका एकदम नहीं, मतभेद है। मुझे एक बात बताइए, आप भगत सिंह का हमास से कंपैरिजन अरे नहीं कर आप सकते। कैसी बात? They वो are अपने terrorist organization। अरे वो अपनी जमीन के लिए लड़ रहे हैं। तो जमीन के लिए लड़ने अपनी जमीन के लिए लड़ रहे क्या हैं। भगत सिंह अपने अपनी जमीन के लिए लड़ रहे थे। महिलाओं और बच्चों को आगे करके लड़ते हैं? अपनी क्या? जमीन के लिए लड़ रहे अस्पताल थे। के अंदर अपना अड्डा बनाते हैं ताकि वहां पे लोग अपनी मर जाएं? जमीन के लिए लड़ रहे हैं भैया। क्या क्या अपनी जमीन के लिए देखिए, लड़ने का अपनी जमीन तरीका के होता लिए, है? देखिए भगत सिंह जी अपनी जमीन के लिए शहीद हुए ना। और एक बात बताइए, इजराइल का के लिए लड़ रहा है फिर? इजराइल तो कब्जाधारी है, इजराइल ने तो कब्जा किया है भाई। पर मैं कह रहा हूं, उसके लोग क्या, उसके लोगों की जिंदगी नहीं, उनकी जिंदगी भी जिंदगी है। पहले नहीं आपका ये कंपैरिजन तो गलत है। नहीं, भगत बिल्कुल। सिंह से हमास का कंपैरिजन मैं नहीं मान सकता सर। मेरा और इसमें आपका बहुत सारी चीजों में सहमति हो सकती है, इसमें नहीं। देखिए, हमास को आप टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मान रहे हैं। मेरा मानना हमास के लिए कि हमास ने अपनी आजादी के लिए लड़ाई लड़ रहा है। तो आप हमास के लोगों को आतंकी नहीं मानते? आतंक, देखिए उन्होंने लड़ाई तो लड़ी है। तो कोई भी इंसान का कत्ल करे, हाँ। कोई भी इंसान का कत्ल करे, वो बुरा लगता है, वो बुरा लगता है। बुरा लगना अलग बात है सर। आप जिस तरीके से लोगों को किडनैप करके, रख के, बंधक बना के और टॉर्चर करते हैं, वो आपको टेररिस्ट बनाता आप है। उनके 232 के बंधक देख रहे हो, उन्होंने 1 लाख लोग मार दिए, वो नहीं देख रहे आप? और नहीं, तो इधर क्या हमास वाले क्या पूजा कर रहे थे उनकी? उन्होंने नहीं मारा। कितने मारे? अरे कितने मारे? कैलकुलेशन होगा, जिसका ज्यादा निकलेगा वो टेररिस्ट आप देखिए ना, आप हमास के लोगों ने कितने मारे? आप देखिए ना, 1 लाख और 200 कुछ, और उसमें भी छूट गए, जिंदा बचे हुए हैं सब लोग। इमरान भाई, मैं कह रहा हूं, अगर कोई टेररिस्ट, मान लीजिए कोई बॉम्ब अटैक करता है और उसमें 4 लोग मरे, तो क्या वो टेररिस्ट नहीं रह जाएगा? मैं कह रहा हूं टेररिस्ट है। तो आप किसी को मार लेकिन रहे हो अलग, terrorist है? देखिए वो अपनी जमीन के लिए लड़ रहे हैं। देखिए, जमीन की लड़ाई तो हमने भी लड़ी, महात्मा गांधी ने भी लड़ी। हाँ,
तो महात्मा आप गांधी की तो विचारधारा कांग्रेस से से नॉन वायलेंस देखिए की बात करते महात्मा हैं गांधी और की आज विचार- आप मारने वाले को कह रहे हैं कि जमीन की लड़ाई में मार तो दो लड़ तो जमीन की लड़ाई रहे हैं क्या? लड़ाई क्या है उनकी बताइए ना। पर मैं कह रहा हूँ जमीन की लड़ाई का तरीका होता है ना, आप मार के थोड़ी जमीन नहीं नहीं, लेंगे। मैं उनके तरीके को अच्छा कह ही नहीं रहा हूँ। हाँ। मैं अच्छा तरीका, आप दोनों चीजों को मत मिलाइए। मैं तरीके को अच्छा नहीं कह रहा हूँ कि वो तरीका अच्छा है, मैं तरीके को अच्छा नहीं कह रहा हूँ। हम तो अहिंसावादी लोग हैं, जो महात्मा गांधी की विचारधारा है उसके लोग हैं। लेकिन इजराइल ने जुल्म किया है। ईदी अमीन के बाद नेतन्याहू है पूरी दुनिया में, जितने इतने भारी तादाद में, मेरे ख्याल से संपर्क नहीं होगा। मेरा एक छोटा सा संपर्क फिलिस्तीन के अंदर था, उनसे फिलिस्तीन के हालात पता चले। भूखे मरे लोग, भूखे मर गए, भूखे, लिटरली भूखे मरे हैं। क्यों मरे सर? कोई चीज जाने नहीं दी। क्यों नहीं जाने दिए? हाँ। इसका भी तो फैक्टर लोगों हाँ। को बताइए कि क्यों नहीं जाने दी। नहीं, जब झगड़ा- कहा गया कि भाई आप जो है इलाके में जो मासूम लोग हैं उनके लिए सामान जाने दीजिए, किसने रोका? अरे हमास ने बोला। नहीं, राफा बॉर्डर उन्होंने कहा ओपन कर दीजिए। आप राफा बॉर्डर पे ही मिसाइल मार दी। चलिए, इसमें भी हमारा मतभेद है। मेरे लिए तो हमास टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन था और मैं ये मानता हूं कि किसी भी मासूम को नहीं मरना चाहिए, बच्चे को नहीं मरना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान भी देखिए काम करता है सर। आप किसी भी डिफेंस कवर करने वाले से बात कीजिएगा, वो क्या करता है, रिहायशी इलाकों के जस्ट बगल में अपना पोस्ट पाकिस्तान बना से लेगा। बड़ा धूर्त, हाँ। पाकिस्तान से बड़ा धूर्त पूरी दुनिया में कोई नहीं है। पाकिस्तानियों से बड़े बदमाश कोई नहीं है दुनिया में। वो इतने बदमाश लोग हैं। वो उनके सारे के सारे जो मिलिट्री बेस हैं, जो सिगरेट अड्डे हैं, वो सारे आबादी में बना रखे उन्होंने। आप उनसे मुकाबला मत करिए। पर हमारे यहाँ कुछ लोगों को पाकिस्तान अरे जिन्हें पसंद होगा पसंद होगा। हमारे लिए तो सबसे बड़ा दोषी हमारा हिंदुस्तान के मुसलमान का सबसे बड़ा दोषी जिन्ना है। अगर बंटवारा ना कराया होता तो हम इस तरह के हालात में ना होते जो आज हालात कर दिए हमारे। क्या हालात हैं आपके? क्या हालात हैं? आप अनटचेबल कर दिया। कैसे? अरे कोई पूछ रहा है मैं? क्या बात कर? अरे आप बताइए, कोई पूछ रहा है? में बैठे हैं, कह अरे रहे हैं कोई आप पूछ, untouchable हैं। कितने रह गए? और कितने रह गए? 66 होते थे, 24 आ गए। तो आपकी पार्टी देती नहीं टिकट? मैंने कहा पार्टी? अनटचेबल हो गए हम। और इस साल में 70 साल 75 साल में 50 साल से ज्यादा कांग्रेस पार्टी रही, अनटचेबल कांग्रेस ने बनाया होगा, इसका मतलब 68 थे, 68 थे, हाँ। 68 थे। तो उन 68 ने क्या किया मुसलमान के लिए? अनटचेबल बनाया आप बीजेपी के लोगों ने। और इन लोगों के सुनिए, मोदी जी ने आके चमत्कार कर दिया। उसने कहा दिमाग मत खराब करो, तुम चाहे जहां जाओ, हम सरकार अपना आप बना लेंगे। मोदी ने सरकार बना ली। डर इतना बैठा कि जो सेक्युलर पार्टी थी उन्होंने मुसलमान से किनारा कर दिया कि तुम पीछे आ जाओ, आगे हम चलेंगे, तुम पीछे आ जाओ, आगे हम चलेंगे। क्या हाल हो गया? कहां खड़े हो गए हम? अगर ये काम जो आज हो रहा है ये कम्युनल पॉलिटिक्स ना होती, अगर बंटवारा ना हुआ होता, जिन्ना ने हमारे सबसे बड़ा नुकसान अगर किसी ने किया है, जिन्ना ने किया है। इमरान भाई, मुझे बड़ी खुशी है आप ये साफ गोई से बता रहे हैं कि मुसलमान की पावर ये थी कि मुसलमान जिधर जाएगा उधर सरकार बन जाएगी। मोदी ने आके ये चेंज किया। मोदी ने आके लोगों को रियलाइज कराया कि अगर हिंदू भी चाहे तो सरकार बना सकता है। और ये बात सुनिए, ये बात नरेंद्र मोदी ने तो कहा कि भाई हिंदू एक साथ आए और जो है वो सरकार बनाए। ये बात जब लोगों को, ऐसी पार्टियों को समझ में आई जो कि सोचते थे कि हिंदू बटा है, थोड़ा इधर ले लेंगे, थोड़ा इधर ले लेंगे और एक मुश्त मुसलमान का ले लेंगे और हम जीत जाएंगे, जब उनको ये समझ में आया कि हिंदू का वोट कंसोलिडेट हो रहा है, तो उन्होंने मुसलमान को धक्का दे दिया। उस मुसलमान को जिसके नाम पे वो सालों साल जीतते रहे। तो मुसलमान के साथ धोखा मोदी ने किया या कांग्रेस ने, सपा ने, बसपा ने, इन लोगों ने? देखिए वो एक अलग विषय है। ये सच्चाई से ना, बोलिए। नहीं, आज आप मुसलमान की तरह बोलिए। मैं सच बोल रहा हूँ। आपकी मैं पार्टी ने मुसलमान, मैं हिंदुस्तानी की तरह बोल रहा हूँ। नहीं, आज जब मुसलमान की बात करें तो तो मुसलमान हाँ, की तो तरह मैं बोलिए। हिंदुस्तानी, मैं बताओ हिंदुस्तानी मुसलमान के लिए बोल रहा हूँ। हाँ, बोलिए। बताओ हिंदुस्तानी। देखिए, मुसलमान के बेचारे की हालात ये हो गए कि 2006 में जब कमीशन बना और उसकी रिपोर्ट आई, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ने जो आंकड़े पेश किए, उस आंकड़ों से मुसलमान की भयावता का अंदाजा खुद हो जाएगा। हम लोग का क्या हाल हो गया। कारण कुछ भी रहे, उसके ऊपर बहुत चर्चा नहीं करना चाहता। लेकिन उसके बाद जो कार्यक्रम चलाए गए, जो बातें की गई, बातें लगातार गई, तुष्टीकरण कहीं, ये अगर तुष्टीकरण होता तो मुसलमान का ये हश्र ना होता। अगर तुष्टीकरण हुआ होता तो मुसलमान का ये हश्र ना होता। मोदी जी की अपनी राजनीति रही, मोदी जी ने अपनी पॉलिटिक्स की, उनकी पॉलिटिक्स उनको सूट की। उन्होंने आकर के मोदी जी ने कहा कि मैं एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर देखना चाहता हूं। मोदी जी ने तो ये कहा,
लेकिन जो नीचे का नेटवर्क था उसने क्या किया, मदरसों के ऊपर बुलडोजर चलवा दिए, मदरसों के ऊपर बातें करनी, मस्जिदों को खुदवाना शुरू करा दिया। तो वो जो नफरत की पॉलिटिक्स के लिए हम लोगों को टारगेट बना के खड़ा कर दिया, और मुसलमान का एक टेंडेंसी बन गई कि बीजेपी को हराना है। क्यों हराना है भाई? आप बीजेपी को क्यों हराना है? आप क्यों हरा रहे हो बीजेपी को? आप बीजेपी को हराने का नारा लगाओगे, बीजेपी कभी हारेगी नहीं। अरे आप घर बैठो ना। प्रधानमंत्री इमरान मसूद को तो बनना नहीं है, प्रधानमंत्री तो किसी ना किसी मेरे गैर मुस्लिम भाई को बनना है, तो उनको बनाने दो ना। पर इमरान भाई, यही तो मैं अपने मुसलमान भाइयों से कहता हूं कि 2006 में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई, ठीक? उस वक्त तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं थे। बीजेपी को अगर आप गिनिएगा तो गिन के 5 साल उसकी सरकार चली अटल बिहारी वाजपेयी के राज में, 2006 से पहले की बात कर रहा हूं। तो यानी उसके पहले जो मेजर साल थे 47 से 2006 में कांग्रेस ने राज किया। अगर कांग्रेस मुसलमान से भर भर के वोट ले रही थी तो उसने मुसलमान का फायदा क्यों नहीं किया? नहीं देखो, और मुसलमान बहुत इसी सारे में खुश था उसके कि मेरे पास तो पावर है, मैं सरकार बना देता। उसको इससे फर्क नहीं पड़ रहा था कि मुझे घर नहीं मिला, उसको फर्क नहीं पड़ रहा था कि मेरा बच्चा पढ़ नहीं रहा है, उसको फर्क नहीं पड़ रहा था कि मैं आज भी गरीब क्यों हूं। उसको बस ये पावर थी कि हम एक मुश्त जाते हैं और हम कांग्रेस को जिता देते हैं। उसी में खुश था। नहीं, ये मुसलमान की गलती नहीं है। ये तो नैरेटिव मोदी जी ने बदल दिया। बदल दिया। लेकिन मैं कह रहा हूं कि मुसलमान ये कब समझेगा? मुसलमान को हम भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं, समझ जाएगा मुसलमान अब, और समझ रहा है, समझना चाहिए और समझ रहा है। ये जो देश के अंदर चलती है मुहिम, अब ये अभी चल रहा था पोस्टर का विवाद। अरे भाई, मुसलमान अपने आप में गारंटी है कि उसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है। क्या है आइलम मोहम्मद? क्या तमाशा है? मैं गया दारुल उलूम में, मैंने कहा उलेमा से, अपने तमाम उलेमा इकराम से, मैंने कहा कुछ कड़वी गोली देना भी सीखो भाई। ये क्या तमाशा है कि मस्जिद नमाज के लिए है, मस्जिद से निकलेंगे और आप प्रदर्शन शुरू कर देंगे। अरे मस्जिद नमाज पढ़ने जा रहे हो कि या ड्रामा करने जा रहे हो? मुसलमान तो अपने आप में गारंटी है। सरकार को दर्द नहीं होता तुम्हें गोली मारते हुए, तुम्हारे हाथ पैर तोड़ते हुए। सरकार को दर्द नहीं होता तुम्हारे बच्चों पर मुकदमा लिखते हुए। उनको अपना एजेंडा मिल जाता है और तुम उनके एजेंडे पे काम कर रहे हो। तुम्हें कब समझोगे इस बात को? ये मतलब क्या है कि आप मस्जिदों के आगे आकर के तमाशे बना रहे हो? क्या बोले वो आपसे? क्या बोले? सही बात है मेरी, कोई गलत बात थोड़ी तो ना। वो आपको क्या बोले जब आप? सही बात क्या? उन्होंने कहा ठीक बात कह रहे हैं। अब एक बात मैंने खुल करके पहले दिन से बोल रहा हूँ, खुल करके बोल रहा हूँ सब जगह। मेरी बात का असर है, अल्लाह का शुक्र। देखिए अब बंद हो गया ना सब जगह बोलना। नहीं, पर वो तो तब बंद हुआ जब तौकीर रजा बंद हुए। नहीं, तौकीर रजा साहब, एक बरेली की बात छोड़ दीजिए, पूरे हिंदुस्तान में चल रहा था तमाशा। एक बरेली की बात छोड़ दीजिए, ये तो पूरे हिंदुस्तान में तमाशा शुरू हो गया था। भाई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिख करके आप पोस्टर लगा रहे हो, उसकी बेहुरमती करा रहे हो, उसे फट रहा है, वो नीचे गिर रहा है। क्या तमाशा कर रहे हो भाई? क्यों कर रहे हो आप लोग ये? नमाज पढ़ो, इबादत करो। नहीं, और मैं तो मुसलमानों से कहता हूं भाई कि जो लोग तुम्हारे साथ इस बात को डिफेंड करने आ जाते हैं, जैसे आपने ये बात बड़ी साफगोई से कह दी कि भाई इसका कोई मतलब नहीं है। कई लोग इसको भी डिफेंड कर रहे थे कि क्यों नहीं करेगा, क्यों नहीं आला मोहम्मद लिखेगा, इसमें मुसलमान को दबाने की कोशिश हो रही है। ऐसे में कहता हूं, कई बार मुसलमान कहता है सर तन से जुदा, उसको भी लोग डिफेंड कर देते हैं। देखिए, ऐसा हुआ, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा का नारा जो लगा रहा है वो मुसलमान किस तरह से है? इस्लाम के अंदर कहां इस बात की गुंजाइश है? इस्लाम को पढ़ तो लो भाई। इस्लाम में कहां गुंजाइश है इस बात की? इंसान के कत्ल करने वाले के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन लो कि क्या कहा है, कुरान क्या कह रहा है। अरे आप पढ़े हो नहीं, बन गए हो और नारे लगा रहे हो। आप उस नारे का मतलब समझ रहे हो? आपकी औकात है, आप सर तन से जुदा कर दोगे। नाउज़ुबिल्लाह, खुदाई दावे कर रहे हो। नहीं, और मैंने जितने जानकारों से बात की उन्होंने कहा कहीं इस्लाम में ये नहीं है सर तन से जुदा का नारा। सवाल ही नहीं है, सवाल ही नहीं है। आया कहां से? मुझे नहीं पता कहां से आया, कौन लोग लगाते हैं। जो लोग लगाते हैं वो कुछ भी हो, मुसलमान तो है नहीं। लेकिन इस नारे की वजह से मुसलमानों को लेके खौफ। हमें, मैंने कहा ना कि 15-20 लड़कों का टोला मस्जिद के सामने खड़ा हुआ, उन्होंने नारे शुरू करे। पीछे जो मस्जिद में से हजारों लोग, सैकड़ों लोग निकल रहे हैं, वो बिला वजह उस भीड़ का हिस्सा बने, हंगामा हो गया। ये क्या तमाशा है? पर इमरान भाई, ये सब बातें मुसलमान क्यों नहीं समझ पा रहा कि उसको डैमेज हो रहा है? मुसलमान को हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, समझ में भी आ रहा है। ऐसा नहीं है कि समझ में नहीं आ रहा, समझ में भी आ रहा है। आप कहते हैं मुसलमानों को समझ में आ रहा है, आप खुद बता रहे हैं सच्चर कमेटी की रिपोर्ट बताती है कि भाई इतने साल मुसलमानों के साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ। फिर आप एक मिनट, बुरा अच्छा नहीं, लेकिन इमरान भाई देखिए, मैं एक बात, इमरान भाई मुझे ये बताइए, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कांग्रेस ने सच्चर कमेटी बनाई थी।
कांग्रेस नहीं बनाई थी सच्चर कमीशन, ऐसा नहीं कि किसी और ने बनाया था, उन्होंने ही बनाया था। उसके बाद 15 सूत्रीय कार्यक्रम मनमोहन सिंह जी की सरकार के अंदर जारी किया गया था। पर उससे कुछ हुआ नहीं। नहीं, क्यों नहीं हुआ? क्या हुआ? एजुकेशन का स्तर बढ़ा। आप एक बात सुनिए इमरान भाई, एक बात बता, एक मिनट सुनिए इमरान भाई, आज की डेट में मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ आपको, डेटा के साथ, फैक्ट्स के साथ, कि सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री आवास योजना में जिन गरीबों को घर मिले उसमें मुसलमान हैं। मैंने कब मना करा? शौचालय मिले मुसलमान मैंने कब मना करा? शौचालय मिला मुसलमान अरे मैं कब मना कर रहा हूँ? जनधन अकाउंट खुला मुसलमान का। मैं मना नहीं कर रहा हूँ। शिक्षा के वजीफे मिले मुसलमान को। मैं मना ही नहीं कर रहा हूँ। मोदी मुसलमान विरोधी क्यों? मैंने कब कहा? आपकी पार्टी के लोग नहीं, आप सुनिए, मोदी जी का एजेंडा अलग है, उनकी पार्टी के, उनकी विचारधारा का। वो चंद लोगों को नफरत का आधार बना करके पूरी कौम को उसके अंदर करते हैं और दूसरे लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। उन पर फर्क नहीं पड़ता जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा है, लेकिन जम्मू कश्मीर को एक ट्रॉफी की तरह सजा करके पूरे देश में मैसेज देना चाहते हैं। ये है खेल, और कुछ भी नहीं है। जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा है? क्या जम्मू कश्मीर में क्या नहीं हुआ? आपने स्टेट तोड़ दिया, आपने स्टेट ही तोड़ दिया वो पूरा का पूरा। रिकॉर्ड टूरिज्म है। हाँ। मुसलमान कमा रहा है। जो मुसलमान का बच्चा पाकिस्तान से आए पैसे से पत्थर चलाता था, वो आज अपना बिजनेस चला रहा है। देखिए, मैं एक बात कहूँ बहुत साफ गोई के साथ, मैं जिस दिन ये पहलगाम का हमला हुआ, शायद 27 तारीख को हुआ ना, 23 या 24 23 या 23 को 24 को हुआ, तो मैं 21 तक वहाँ था। रात को मैं जो बहुत साफ बोलता हूँ, मुझे हुक्का पीने की आदत है, पीता हूँ मैं। तो मेरा दोस्त है कश्मीर का, मैंने उससे कहा, मैंने कहा यार मुझे हुक्का पीना है। कहने लगे चलो भाई लाल चौक पे मिलेगा, सामान लेकर आते हैं हम। तो मैंने कहा चलो, हम लोग चले गए रात को। तो मैं उसे हंसते हुए कहने लगा, मैंने भाई कश्मीरी क्या माहौल है, यहाँ तो कोई पूछ भी नहीं रहा, हम गाड़ी चला रहे दोनों, हम पीछे से निकल के चले गए, मैं गाड़ी चला रहा है, वो बसात बैठा। हमने वहाँ लिया, वहाँ लाल चौक पे लोग ही लोग हो रहे हैं। मैंने कहा यार तो एक काम कर, अब यहाँ काम वाम शुरू करिए। तो पूरा जगह मतलब फुल पैक था और बड़ा खुशगवार माहौल, कोई डर नहीं, कुछ नहीं, बड़ा ऐसा बढ़िया माहौल दिखाई दे रहा था। अचानक ये अगर 2 दिन बाद पहलगाम हो गया। अरे मैंने कहा तो तबाह हो गया। मतलब इसमें उसका नतीजा ये हुआ कि पहलगाम अटैक की सबसे कड़ी अगर शब्दों में निंदा हुई तो कश्मीर की मस्जिदों से हुई, मस्जिदों से बाकायदा ऐलान करके हुई। वो इसलिए कि कश्मीर के अंदर जो रहा है उससे सबसे ज़्यादा तबाही अगर किसी की आई तो कश्मीरी की आई। राइट। टेररिज्म में अगर जान गई सबसे ज़्यादा किसी की तो कश्मीरी की गई। दोनों तरफ से मरे, सुरक्षा बलों से भी मरे और आतंकवादियों से भी मरे, क्योंकि आतंकवादी को तो पहचान नहीं सकते, वो तो कौन बगल में रख करके आके बराबर में बैठ गया आपको पता भी नहीं चलता। तो मैंने कहा ये तो बस अल्लाह बचाए। नहीं, इतना भी उनको क्लीन चिट मत दे दीजिए कि कौन बगल में आके बैठ गया पता नहीं चलता। जो आतंकवादी पाकिस्तान से आता है उसको कश्मीर में कई लोग जगह भी देते हैं। नहीं, उनके स्लीपर सेल्स होते हैं। हाँ, तो देखिए उनको भी थोड़ा हमको, नहीं, जैसे आपने बोला ना कि थोड़ा कड़वा देना पड़ेगा, तो कड़वा सुनना पड़ेगा कि कश्मीर में लोगों ने दिया। हाँ, नहीं, अगर एक बात तो सुनिए, अगर ये हालात ना बने होते तो टेररिज्म तो होता ही ना। कौन से हालात? ये आप जो बोल रहे हो कि कुछ पनाह ना मिली होती तो टेररिज्म पनपता कहाँ? हाँ, सही बात है। लेकिन मैं कह रहा हूँ मोदी राज में आज की डेट में कोई बुरहान वानी तो नहीं बन रहा ना। हाँ। वो चीज चेंज आई, हमको उसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि कश्मीर में आज की डेट में लाखों करोड़ों लोग घूमने जा रहे हैं, तो उससे कश्मीरियों का ही फायदा हो रहा है। अभी इस बार क्या रहेगा कि कितना लोग जाएंगे, क्योंकि मुझे लग रहा था क्योंकि इस बार तो थोड़ा सा लोगों को डर है, लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि फिर से अल्लाह करे बेहतर हो। हाँ। अल्लाह करे बेहतर हो, हम तो यही कह सकते हैं कि अल्लाह करे बेहतर हो, क्योंकि कश्मीर के लोग बेचारे बहुत शरीफ और गरीब लोग हैं। मैं तो उनको देखा, बड़े बेचारे इतने परेशान थे वो। जब ये हुआ तो मैंने फ़ोन करा, कहने लगा फिर हमारा काम हो गया। अच्छा इमरान भाई, एक बात और बताइए कि आप खुद कह रहे हैं कि भाई नरेंद्र मोदी के राज में मुसलमानों को घर मिला, शौचालय मिला, जनधन अकाउंट खुला, वजीफे मिले, हज यात्रा पे जाने के लिए भी उन्होंने व्यवस्था थोड़ी बेटर कर दी कि भाई महिलाएं भी जा सकें और नहीं, उसमें उनका कोई रोल नहीं है। अच्छा, कोई रोल नहीं है, चलिए ठीक है। बाकी नहीं, उनका रोल इसलिए नहीं है कि वो वहाँ का रोल है, सऊदी अरब का। उनकी गवर्नमेंट के रूल चेंज हुए। पहले महरम की ज़रूरत होती थी, अब उन्होंने कर दिया कि ज़रूरत। तो इतना मान लीजिए कश्मीर में युवाओं को जो है वो पत्थर हाथ से चला गया, वो पढ़ रहे हैं, मान लीजिए अब बिजनेस कर रहे हैं, सब चीज़ कर रहे हैं। अगर मान लीजिए मुसलमानों का अच्छा हो रहा है तो इमरान अच्छा कहाँ हो रहा है? आप एक बात तो बताइए, आप बताइए अच्छा कहाँ हो रहा है? सब ले लिया, आप एक बात सुनिए, सब ले लिया और अच्छा नहीं। अच्छा एक बात तो बताइए। अच्छा ये बताइए, ट्रेन में चलते हुए अभी आपको एक बात बताऊं, मेरे पास एक हैदराबाद से पूरा एक डेलीगेशन आया।
पूरा डेलीगेशन था, हैदराबाद लॉ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे। एक दाढ़ी वाला स्टूडेंट था, हिंदू भी थे मुसलमान भी थे। कहने लगे साहब इतना ख़राब हाल हो गया कि इस लड़के को देख करके नारे लगाने लग गई एक लेडी, झगड़ा करने के ऊपर उतारूती। तो ये जो माहौल बना है नफरत का, ये माहौल बहुत ख़राब है। अच्छा, इसमें एक बात मैं जोड़ूं इमरान भाई? सड़क पे चलते हुए अगर डर लगने लगे तो वो बहुत ख़राब है। इमरान भाई, इसमें एक बात जोड़ रहा हूँ बस। आप खुद आज की डेट में सांसद हैं, जी, ठीक, और आप खुद जानते हैं और मानते हैं कि आपको हिंदुओं ने भी वोट किया है, हाँ तो फिर माहौल कैसे खराब है? मैंने ये बताया ना, ये जो माहौल बता रहा हूँ मैं। एक हिंदू कैंडिडेट को हरा के एक मैं मुसलमान हिंदू और को वोट मुसलमान दे की, रहा है। मैं हिंदू और मुसलमान की, देखिए अभी आप मैं मुसलमान नफरत की बात कर रहा हूँ तो साहब। नफरत होती तो ऐसा नहीं नफरत होता की ना। बात कर रहा हूँ। देखिए, एक घटना कहीं हो जाए किसी को अरे देख मैं के उसी की हुक तो कर दे। चंद, अरे मैं आपको यही तो कह रहा हूँ, 25 करोड़ की आबादी में पिटाई तो 100, 200, 300, 400 ही की हुई होगी। वो मैसेज उसका खराब होता है भाई। जो जिसे कह रहे हैं ना मोब लिंचिंग, कितनी मोब लिंचिंग हो गई, हाँ। कितनी मोब लिंचिंग हो गई? 100, 200, 250, 300, 500, 25 करोड़ के खिलाफ। 25 करोड़ में 500 का फर्क नहीं है, लेकिन उसका मैसेज बढ़ा जाता है। मैं उस मैसेज की बात कर रहा हूँ। उसका मैसेज तब खराब जाता है ना इमरान भाई, जब एक मुसलमान व्यक्ति, और इसलिए मुसलमान बोल रहा हूं क्योंकि आप कह रहे हैं कि मुसलमान की हालत खराब, उसको अनटचेबल कर दिया गया। एक मुसलमान व्यक्ति हिंदुओं का वोट लेकर चुनाव जीतकर संसद में बैठा हो और वो कहे कि हमारे साथ अच्छा नहीं हो रहा, हमको घर मिल गया, राशन मिल गया, ये मिल गया, वो मिल गया, लेकिन हमारे साथ अच्छा नहीं, हो रहा। एक मिनट, तब मैसेज गलत जाता। आप बोलिए ना बॉस, नहीं, कि मुसलमान के साथ आज जो हो रहा है वो पहले नहीं हुआ। क्या मुसलमान के साथ तो कुछ किया ही नहीं। एक बात बताइए, गरीब आदमी के बस की शिक्षा बची है? कहाँ मिल रहा है? वजीफ सारी जो आपकी योजनाएं शिक्षा की थी, सारी की सारी आपने सारा इस तरह से लगा दिया कि सब प्राइवेट सेक्टर के अंदर चला गया। फीस आप जो सरकारी विश्वविद्यालय लेते 10 गुना फीस हो गई है। आधे प्राइवेट स्कूलों में जो आज के डेट में या तो कांग्रेस में है या पहले कांग्रेस में थे, वो उसके ट्रस्टी होते थे। हाँ। प्राइवेट स्कूलों में नहीं, मैं कांग्रेस वाले। हाँ, मैं कांग्रेस और उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। आप किसके ऊपर निशान लगा रहे हैं मुझे नहीं पता। आप सब समझते हैं। नहीं, आप सब समझते हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ। ये आपको सब पता है, इसलिए तो हमारा कहना, देखिए देश, मुझे एक खुशी हुई, उसमें जो चीज़ सही है वो सही है। मेरे पास पिछले साल हमारा छुटमलपुर मदरसा है, मोहतमिम साहब का फ़ोन आया मेरे पास कि भाई आपको आना है। मैंने क्या हुआ? कि भाई आपके 2 बच्चे MBBS में सेलेक्ट हो गए। मेरा दिल खुशी से भर गया। मैं गया, वो 2 बच्चे मदरसे में पढ़ रहे थे वो बच्चे, और मदरसे के अंदर ही पढ़ते हुए गरीब घर के बच्चे, उनका मेडिकल कॉलेज के अंदर सिलेक्शन हुआ, गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। तो मेरा दिल बड़ा खुश हुआ। फिर अब मैंने आंकड़े अगर देखें तो पिछले 5-6 साल के अंदर मुसलमान के अंदर ये बदलाव आया है कि वो एजुकेशन की तरफ खुद भाग रहा है। लगातार आप देखिए नीट के अंदर, इसके अंदर बच्चे आने शुरू हो गए। तो वही तो मैं इमरान भाई कह रहा हूँ कि मुसलमानों जो के चीज़ साथ, है मैं बोल रहा हूँ, मुसलमानों के साथ अच्छा हो रहा है। नहीं अच्छा लेकिन नहीं हो रहा है। अरे डरा इतने दिए बेचारों को कि उन्होंने कहा पढ़ लो। अगर मैं भी कहता हूँ अरे पढ़ लोगे तो ही बचोगे, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है बचने का मेरे भाई। अगर ये डर मुसलमानों में आ गया है कि पढ़ लो तभी बचोगे, तो ये तो बहुत अच्छा डर अच्छा है। ये इस डर से तो अच्छा है कि मोदी आ जाएंगे तो खा जाएंगे और कुछ नहीं खाएगा कोई नहीं। देखिए खाएगा कोई नहीं। भाई आप गलत पार्टी में। नहीं खाएगा, मैं सही पार्टी में हूँ। एकदम गलत पार्टी। मैं सही पार्टी। जिस पार्टी ने खाली मुसलमानों से वोट लिया, नहीं दिया तो कांग्रेस नहीं है। क्या दिया है? सारी चीजें कांग्रेस सिर्फ की। इस बात का भरोसा कि मैं रहूंगा तो तुम जो है वो जो चाहो कर लेना, हम नहीं देखेंगे, हम मुंह घुमा लेंगे और हम जो है वो चुप रह जाएंगे। नहीं और कुछ नहीं दिया सर। आपको पता है इमरान भाई, नहीं। देखिए आपकी मुस्कान बता रही है कि आपको भी पता है कांग्रेस में। मैं राहुल जी और प्रियंका जी को बहुत करीब से जानता हूँ और बहुत करीब से उनके साथ काम कर रहा हूँ। वो इतने साफ गोट और इतने नरम दिल इंसान हैं। आज आपने देखी तस्वीर, जब वो गए उनके यहाँ वाल्मीकि के यहाँ घर पर मिलने, ये होता है जननायक। शासक वर्ग को ऐसा होना चाहिए कि जनता के अंदर, उसके दुख में, उसके दर्द में, उसकी तकलीफ के अंदर उसका दर्द वो महसूस कर ले। मैं हाथरस की घटना हुई, राहुल जी का हाथरस में देखा था। प्रियंका जी ने मुझसे रात को फ़ोन करके कहा सुबह हाथरस चलना है। मैंने ठीक है मैडम, सब लोग चलते हैं। हम लोग हाथरस के लिए निकल गए।
पुलिस ने हंगामा किया, जब पुलिस लाठी चला रही थी अपने कार्यकर्ताओं को बचाने के लिए ऊपर आ गई। तो बड़े वैसे लोग इमरान भाई, फिर पब्लिक पूछेगी कि जननायक अगर लोगों का दर्द समझने वाला होता है तो वो जननायक बंगाल क्यों नहीं गया जब बेटी का रेप हो गया और वहां डॉक्टर सड़क पर बैठे रहे? कहाँ? बंगाल में। जी, आपको नहीं पता वहां लड़की का रेप हुआ, डॉक्टर सड़क पर बैठे रहे, राहुल गांधी तो नहीं गए? तब जननायक कहाँ गए? नहीं सिर्फ इसलिए क्योंकि आपके अलायंस में आपको नहीं, देखिए घटना कहीं भी हो, तो फिर क्यों नहीं देखिए घटना कहीं भी हो मुझे तो बताइए। पत्रकारों से भी मेरी एक वो रहता है, मीडिया से भी, अगर घटना वेस्ट बंगाल में हो गई तो शोर मच जाएगा, घटना कर्नाटक में होगी शोर मच जाएगा, घटना राजस्थान के अंदर हो, मध्य प्रदेश में हो, उत्तर प्रदेश में हो, तो खामोशी क्यों इख्तियार होती है? इमरान भाई, ये मैं तो नहीं मानूंगा। अभी कफ सिरप का मामला मध्य प्रदेश में हुआ, हमने जोर शोर से पाठशाला में दिखाया, हर जगह दिखाया कि बच्चे कैसे मर गए, मोहन यादव क्या कर रहे हैं। ये नहीं है। हाथरस की घटना क्या मीडिया में कवर नहीं हुई थी? राहुल गांधी जा रहे थे, क्या हमने नहीं दिखाया था? पर राहुल गांधी अगर जननायक हैं और यूपी के लोगों का दर्द समझते हैं तो बंगाल क्यों नहीं जाते? ये असल में राहुल जी ने बोला तो उस पर था, मुझे जाने का तो याद नहीं है, नहीं गए, नहीं लेकिन बोला तो बहुत सख्त था। कुछ नहीं सकता नहीं, बोला बहुत सख्त था, बहुत सख्त बोला। वो। आप फिर अलायंस। अच्छा, आप एक बात बताइए, आप राहुल जी के ऊपर निशाना साधे हुए हैं, मैं क्यों? कुछ नहीं चाहता हूँ। देखिए, मैं बस ये चाहता हूँ इमरान भाई, मेरे से अगर आप ऑनेस्टली पूछिए एक देशवासी के तौर पे, मैं चाहता हूँ कांग्रेस पार्टी स्ट्रांग हो, क्योंकि इस देश को एक स्ट्रांग ऑपोजिशन की ज़रूरत है, स्ट्रांग विकल्पों की ज़रूरत है। सिर्फ कांग्रेस नहीं, दूसरी पार्टियां भी हों, लेकिन मेरे लिए टॉप पे मेरा देश है, वहाँ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता। और मुझे तब दुख हो जाता है जब राहुल गांधी कह देते हैं इंडियन इकोनॉमी इज़ डेड। एकदम इधर लगता है मेरे को। आपके इधर क्यों लगता है? क्योंकि मेरा देश डेड नहीं है, मेरे देश की इकोनॉमी डेड नहीं कहाँ है आपकी इकोनॉमी? फर्क नहीं पड़ता कि आप नरेंद्र बताइए- मोदी चला रहे हैं या आप इमरान बताइए मसूद। कहाँ गई इकोनॉमी आपकी? आप जब फास्टेस्ट एक ग्रोइंग इकोनॉमी है बहुत आप ही दुनिया बोल की। रहे हैं ना। अरे आईएमएफ बोल रहा है, अरे वर्ल्ड आप बैंक बोल सुनिए, रहा है। मेरी बात सुनिए ना, फास्टेस्ट ग्रोइंग की बता रहा हूँ हकीकत। दुनिया के अंदर प्रति व्यक्ति सबसे ज्यादा कर्जदार कौन है? तो भाई एक बात बताइए, आप इतने साल कांग्रेस ने राज किया, तब प्रति व्यक्ति नहीं, आय एक आपने मिनट एकदम नीचे रखी। इसके ऊपर भी पिछले 15 साल में 3 गुना कर्जा क्यों हो गया? दुनिया भर की पिछले 12 साल में 3 गुना कर्जा हो गया। मैं आपको बताता हूं क्यों हो गया। कर्जा लेके घोटाले नहीं हुए, कर्जा लेके इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। कोई भी देश की सरकार कैसे चलाएगी सर, कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा? आप सोचिए, कांग्रेस ने 70 साल राज करके इतना स्कोप छोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने उसपे वो भी का, बताऊं? कि कर्जा लेके बनाना पड़ रहा है। कांग्रेस के राज में 135 बैरल डॉलर प्रति बैरल तेल था, पेट्रोल क्या भाव में करा था? आपके दौर में 35 बैरल पर आया, 35 पर आया, और अभी 70 के करीब है, $70। तेल तो आपने डाउन नहीं किया, सेस और लगा रखा है। अगर तेल को आप कैलकुलेट करें तो 1 लीटर तेल के ऊपर 40 से 45 रुपया तो सरकार के पास जा रहा। अब मैं इसका एक मिनट सरकार के पास जा रहा। जितने आपने हाईवेज बनाए, सब हाईवेज के ऊपर कोई हाईवे आपने फ्री चला रखा क्या? मैं ये बात कांग्रेस की और इसकी नहीं कर रहा हूं। कोई हाईवे आपने फ्री चलाया हुआ है? एक हाईवे बता दीजिए जो फ्री चल रहा हो। एक भी हाईवे फ्री नहीं है। दो पार्ट है, एक से मैं सहमत हूं, एक से नहीं हूं। आपने कहा पेट्रोल की कीमत को लेकर, ठीक। पेट्रोल कंपनियां बॉस यूपीए के राज में आप लोगों ने ऑयल बॉन्ड्स जो है ना वो भर के दे दिए कि बाद में ले लेना पैसा। वो इस सरकार ने कर्जा चुकाया। दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि पेट्रोल की कीमत इतनी फ्लक्चुएट हो रही है सर, उसके बावजूद आज की डेट में आपकी इकोनॉमी जो ग्रो कर रही है सर, उसका बड़ा रीज़न है कि इन्फ्लेशन डाउन है, महंगाई डाउन है, क्योंकि आप वो कर पा रहे हैं। मुझे ये बताइए, लोग पूछते हैं, बीजेपी पूछती है कि अगर आपको इतने पेट्रोल के दाम की चिंता है, एक कांग्रेस का राज्य नहीं है जहां आप वैट कम करते हो, क्यों नहीं आप हटा देते वैट? आपके पास बचा गया फिर आपके पास नहीं बच रहा। सेंट्रल, एक बात तो बताइए, जो सेंट्रल से पैसा आता है, क्या सारा पैसा जा रहा है? क्यों नहीं जा रहा है? क्या कर्नाटका का सारा पैसा आपने रोक रखा? कौन सा? तेलंगाना का सारा पैसा आपने रोक रखा। जहां सरकारें हमारी हैं उनका तो शेयर देते ही नहीं। आप उनका शेयर दे दीजिए। इमरान भाई, ये आपको भी पता है ऐसा नहीं है। ऐसा ही है। सारा पैसा रोक दिया है। नहीं, सारा तो नहीं रोक सकते, रोका हुआ है, और मेजर शेयर रोका हुआ है। कर्नाटका का तो मेजर शेयर रोका। इसलिए आप वैट नहीं घटा पाते। नहीं, वैट इसीलिए नहीं घटता। वैट देखिए इसीलिए नहीं घटता। तो आप मान रहे हैं ना कांग्रेस वैट नहीं? नहीं, कांग्रेस नहीं, सभी की बात कर रहा हूं मैं। अब आप बात उसकी ना करिए, सब सरकार चलाने के लिए पैसा तो चाहिए। दूसरी बात से मैं आपसे सहमत हूं कि भाई ये जो आप टोल पे कह रहे हैं टैक्स लगना, ये भाई आदमी गाड़ी खरीदता है तब टैक्स भरता है।
रोड टैक्स बढ़ता है, सारी चीज़ें बढ़ता है, और फिर टोल का भी टैक्स बढ़ता है। ये तो मैं इससे सहमत नहीं हूँ कि देखिए देश में कितना टैक्स सिस्टम है, हाँ, आप बताइए। हमारे यहाँ किस कदर से टैक्स का सिस्टम है, टैक्स पे टैक्स है, टैक्स पे टैक्स चल रहा है, हर चीज पे टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे तो टैक्स। आप लोग ये मुद्दा उठाइए ना, आप कह देते हैं कि इकोनॉमी ही डेड है, ऐसा थोड़ी होता है। मतलब आदमी का मान लीजिए कि उसको, आप एक बात बताइए, उसका राहुल जी ने जो BP इकोनॉमी पे बोला, हाँ। उन्होंने कहा कि देश की इकोनॉमी कंज्यूमर बेस्ड हो, हमें प्रोडक्शन बेस्ड इकोनॉमी चाहिए। गलत क्या है इसमें, गलत क्या है बताइए। तो जब लेकिन आप स्वदेशी की बात कर रहे हो तो आपको उसी बात पर आ गए ना आप भी। आज मोदी जी स्वदेशी जो बोल रहे हैं वो कंज्यूमर बेस्ड से हट करके प्रोडक्शन बेस्ड पर जाने की बात हो रही, तभी तो आप स्वदेशी का नारा लगा रहे। पर अगर आपके हिसाब से कोई चीज नहीं है तो इसका मतलब डेड थोड़ी हो जाएगी। तो आप एक बात तो बताइए, आप भी तो उसी पे आ रहे हैं ना। किस पे? आप शब्दों का जो खेल कर दिया आपने। नरेंद्र मोदी तो 14 से कर रहे हैं स्वदेशी, अरे आज थोड़ी कर तो रहे हैं। ये 10 साल में आपने क्या स्वदेश में किया वो बता दीजिए मुझे भाई, आपने एक बात बताइए, आप बता दीजिए। स्वदेशी जब आप बात करते हो हर चीज के लिए तो आप चाइना पे डिपेंड हो गए, हम हर चीज के लिए तो चाइना पे डिपेंड है। भाई चाइना की कंपनियां उठ उठ के फैक्ट्रियां यहाँ आ रही हैं सर, हम हर चीज के लिए, लेकिन हमारी डिपेंडेंस है, मैं इससे इनकार नहीं कर रहा। हाँ पर वो डिपेंडेंस तो तब खत्म होती ना सर, जब 60 साल में कांग्रेस ने उसको इतना इंडस्ट्री को हाँ, boost आपने दे 10 दिया। साल में क्या किया? तो 10 साल में पापड़ बेले बस। 10 10 साल में पापड़ ही बेले 10 क्या? साल में आपने 10 साल में किया क्या ये पता चले ना। 10 साल में क्या किया? कांग्रेस के 60 साल का हमेशा हिसाब मांगते हैं। 10 साल पापड़ बेच ले, LIC तुमने बेच दी, LIC बेच दी? हाँ, और उसके सारे शेयर तो बेच दिए, और क्या कर दिया? राहुल गांधी सारा शेयर में प्रॉफिट कमाए बैठे। अरे आप क्या बात कर रहे हैं? अरे मैं आपको बता रहा हूँ, आप पूछिए आप कहाँ तो का पैसा लगा। अच्छा एक बात तो बताइए, राहुल जी पे निशाना है, हर चीज पे राहुल जी पे निशाना नहीं, है। नहीं, मैं राहुल जी पे कोई निशाना नहीं लगाता, मुझे बस ऐसा लगता है कि अरे राहुल जी संत हैं, सही मायनों में योगी है वो। आप राहुल जी को जानते नहीं, हाँ, वो योगी व्यक्ति है। कैसे? अरे कैसे आप उनका किस्सा खान बताइए अंदर का। उनका खान पान, उनका रहन सहन देखिए। सुबह ही सवेरे उठ जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, सर्दी के अंदर भी टी शर्ट के अंदर घूमेंगे, वो योगी रह सकता है? वो कोई योगी व्यक्ति ही घूम सकता है इस तरह से? आप हाथ मिला लीजिए, हाथ मिला के पता चल जाएगा कि क्या कड़कपन है। हाँ, स्पोर्ट्समैन है, तो करते हैं वो तो। हाँ, बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। और खाना पीना बहुत सादा है, बहुत सादा, इतना सादा खान पीन है। जैसे क्या खाते हैं? बहुत ही सादा उबला हुआ सा खाना खाते हैं, बिल्कुल एकदम छोटा। अरे बहुत सादा खाना है उनका। और कपड़े, मतलब कपड़े आप सोच नहीं सकते कैसे पहनते हैं वो। आप इनको दिखाई देता है। एक दिन मैं था, राहुल जी ने जैकेट उतारी इस तरह, वो जो उनका स्टाइल है, और यूँ करके पीछे मेरे हाथ में दी। मैं पीछे भाषण था, मैं खड़ा हो गया, लिया तो जैसे उन्होंने दी वो जैकेट पूरी अंदर से फटी हुई। हाँ, अरे मैंने क्या फटी, वो पहन ली। ये बताने की बात पता नहीं, मैं बता ही दूँ चलिए। मैंने प्रियंका जी से कहा, तो प्रियंका जी कहने लगी, इमरान ये मेरे फादर की जैकेट थी, इससे उसको इतना प्रेम है। ब्लैक कलर की जैकेट है, आपको मैं फ़ोटो भी दिखा दूंगा, 2012 की बात है। और आज पापा को गए हुए लगभग 20 साल हो गए, 21 साल, इसने छोड़ा नहीं, अभी भी पापा के जूते पहनता है। तो पिताजी से करने। हाँ, कपड़े उनके देख लीजिए, आप कपड़े देख लीजिए ना, कपड़े जूते कितने कई बार हमारी पार्टी में सब लोग कहते हैं सर बस मस्त है वो। लेकिन सोशल मीडिया पे तो चलता है कि बहुत महंगा महंगा पैसा। अरे नहीं, कुछ नहीं है साहब, कुछ भी नहीं है। वो अपनी जितना भी प्रियंका जी ले आती हैं उनके लिए, वो उनको कोई ना इन चीज़ों से कोई फ़र्क पड़ता कि क्या पहन रहा है क्या नहीं पहन रहा है। जब तो कपड़े प्रियंका जी लाती हैं, हाँ, उनके लिए वही ले आती होंगी महंगे महंगे खान मान। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। अब वो कुर्ते पजामे उनके देख लीजिए, कुर्ते पजामे उनके देख लीजिए। आपने कभी राहुल जी से पूछा नहीं आपको ठंड नहीं लगती है? ठंड नहीं लगती, वो जो टी शर्ट में घूमते हैं सब। लगती नहीं ना, तभी तो नहीं। पर कैसे कैसे? योगी हैं, योगा करते हैं? हाँ योगी है, योगी व्यक्ति ही कर सकता है ये काम। नाम से योगी नहीं होना चाहिए, कर्म से योगी होना चाहिए, वो कर्म योगी है। कश्मीर में तो जैकेट पहने थे वहाँ। अरे तो इतनी एक बात तो सुनिए, कर्म योगी हैं। अब आप -40 के अंदर बैठा दीजिए, आप -40 में, तो कल मुझे बाबा रामदेव भी मिले थे, वो भी नहीं बैठ सकते। कल बाबा रामदेव मिल गए थे मुझे। क्या बोल रहे थे? अरे कुछ नहीं, ऐसे ही पुराने संबंध हैं, मेरे पुराने रिश्ते तो हैं ही। अब मेरे पड़ोस में ही तो हैं। लेकिन राहुल जी को लेके एक क्रिटिसिज्म ये भी चलता है कि छुट्टी पे चले जाते हैं। अब बिहार चुनाव था तो कहाँ छुट्टी पे चले गए? बीजेपी कह रही है कि बिहार में आप लोग का कुछ हो ही नहीं रहा है, सीट शेयरिंग नहीं हो राहुल रही। जी
राहुल जी पानी पिए तो उस पे सवाल, राहुल जी बाहर निकले उस पे सवाल, राहुल जी घोड़े पे बैठे उस पे सवाल। तब राहुल जी के ऊपर अगर इतने सवाल है तो इसका मतलब समझ लीजिए ना कि राहुल जी हैं। बिहार में क्या हो रहा है सर? बिहार के अंदर देखिए लड़ाई मैं समझता हूँ कि बहुत मज़ेदार होगी। मजेदार है। मज़ेदार होगी। हाँ। मज़ेदार इसलिए होगी कि नीतीश बाबू तैयार बैठे हैं कि तुम्हें मुख्यमंत्री बनना है। शाह साहब ने कह दिया कि चुनाव के बाद फैसला करेंगे। हाँ? बराबर। ये कब कह दिया? हाँ कल बोल दिया। अरे नहीं, हाँ हाँ विधायक बीजेपी दल की बोली हुई है कि बैठक, हम- नहीं विधायक दल की बैठक में कल स्टेटमेंट, विधायक दल की बैठक में फैसला करेंगे। तो विधायक दल की बैठक में फैसले से टेंशन में आ गए। मैं सच बता रहा हूँ मैं। और इधर हमारे यहाँ जो है इधर भी पूरे तीर कमान तने हुए हैं। तो आपके यहाँ तो सीट शेयरिंग ही नहीं हो पा रही। नहीं सब हुआ हुआ है वो और बीजेपी। एयरपोर्ट पे दौड़ा दिया मारने उड़ने के लिए, क्या हो गया? नहीं वो तो सब ये तो देखिए चुनाव तक जो है ना, जब ये टिकट का बंटवारा होता है बड़ा खस्सा मस्ती होती है, बड़ी ज़बरदस्त आपस में रस्म कर ये वो। मेरा भी फ़ोन बहुत, मैंने कहा भाई मैं तो इस पार्टी में हूँ नहीं, तो मुझे तो कोई कहो ना। लोगों को लगता है आप राहुल गांधी प्रियंका वाड्रा के करीबी है ना, तो लेकिन मैं टिकट दिला देगा। हाँ, नहीं वो हमारे यहाँ सिस्टम ही नहीं है। हमारे यहाँ पर मतलब सही मायनों में डेमोक्रेटिक अगर वो है तो कांग्रेस में है, यहाँ कोई सिस्टम नहीं है। राहुल जी किसी चीज़ में इंटरफेयर नहीं करते कभी भी। राहुल जी कोई इंटरफेयर नहीं करते। तो बड़ा हंगामेदार होगा चुनाव, होगा बहुत ज़बरदस्त। अच्छा मीडिया ने बिल्कुल ऐसा बना दिया कि देश की दिशा और दशा ये चुनाव ही तय करेगा। मीडिया ने ऐसा बना दिया तो हर आदमी की नज़र, उन्होंने कहा बिहार, अब बिहार अगर एनडीए आ गया तो पूरा देश पर फिर पूरा देश के अंदर एक तरफा राज है, और अगर एनडीए चला गया तो पूरे देश से इनका सफाया हो जाएगा। तो ये जो नैरेटिव बनाया जा रहा है, ये नैरेटिव ने चुनाव को बड़ा रोचक बना दिया। इमरान भाई ये बताइए कि फाइनली आज की डेट में तो अब तो इलेक्शन हो रहा है, ये एसआईआर तो कंप्लीट हो गया, अब आज की डेट में स्टैंड क्या है? वोट चोरी हुई है या नहीं हुई है? चोरी हुई है। तो फिर तो आप हारेंगे इसका मतलब। नहीं वोट चोरी तो हुई है, हमने तो प्रूफ के साथ दिया। कैसे? क्या आप कोर्ट ने तो दिया ही नहीं, कोर्ट ने आपको ही रगड़ दिया। क्या रगड़ दिया? कहाँ कोर्ट ने बोला? हमने सारे जो डॉक्यूमेंट हैं जो इलेक्शन कमीशन को सौंपे कर्नाटक के, एसआईआर की बात अलग है। जो कर्नाटक में तो आप ही की तो सरकार, तो जो वोट डॉक्यूमेंट, चोरी बीजेपी की सरकार आपकी बन गई, तो हमारी इसे क्या मतलब? तो कैसे वोट चोरी करने वाला ये कैसे लोग, हार गया? मुझे एक बात बताइए, वहां से तो बीजेपी जीती है ना, जहां से हमने दिया वहां से तो बीजेपी जीती हुई है, तो वहां से तो बीजेपी जीती हुई है। देखिए हमने कोई नहीं रैंडमली एक विधानसभा उठा करके, लोकसभा उठा करके उसके वोट निकलवाए। एक मकान के कमरे में 10 बाई 12 के कमरे में 80 वोट बने हुए हैं। हाँ, तो उन लोगों ने बोला कि भाई यहाँ जो लोग रहते थे नहीं निचले तबके हमारे के, नहीं रहते थे, वहां कोई रहता ही नहीं था। हाँ, 4 तो वोट आप वो लेके कोर्ट क्यों नहीं चले गए? कोर्ट में तो एसआईआर का मामला गया। वो एक अलग चीज वहां है। से कैसे? हम इलेक्शन कमीशन गए थे, कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन भेज दिया ना। हाँ, अभी जो राहुल जी ने कहा इलेक्शन कमीशन गए थे, हाँ, इलेक्शन कमीशन ने उस बात को मान भी रहा है कि हाँ है। हाँ, अब एसआईआर आप कर रहे हैं, हमें एसआईआर से आपत्ति नहीं है, लेकिन एसआईआर के नाम पर आप इतने भारी तादाद में एक टारगेट कर करके कुछ कम्युनिटीज के वोट काटेंगे, उसके ऊपर आपत्ति है। नहीं तो लेकिन इसमें जब वो इलेक्शन कमीशन ने मौका दिया कि आप कंप्लेंट दर्ज कराइए, 0 कंप्लेंट है। आप एक बात तो बताइए मुझे, इलेक्शन कमीशन की जो कंप्लेंट दर्ज कराने का तरीका है, जिस राज्य के अंदर 80% महिलाएं झोपड़पट्टी के अंदर ही बच्चों को जन्म देती हूँ, उस राज्य में आप उम्मीद करेंगे कि वहाँ के लोग आपको सारे प्रोवाइड करा पाएंगे जो डॉक्यूमेंट्स आपको तो चाहिए? लोग नहीं करेंगे तो पॉलिटिकल पार्टीज के जो बीएलए होते हैं वो क्या कर रहे हैं? नहीं बीएलए का अलग काम है, पॉलिटिकल पार्टी। वो BLA जाके शिकायत दर्ज अब जो कराएं? हमने जागरूक करने का काम किया है, हमने संगठन सर्जन के माध्यम से यही काम किया अपनी पार्टी में कि हम हर बूथ के ऊपर बीएलए खड़ा कर दें, हर बूथ के ऊपर बीएलए खड़ा कर दें। चूँकि अब ये अगर कंपलसरी कर देता है इलेक्शन कमीशन के, बीएलए के साइन के साथ जाएगी, क्योंकि अभी था ये कि ये करने जा रहे हैं, तो फिर ये बहुत हद तक रुकने का काम होगा, बहुत हद तक रुकने का। तो इमरान भाई अभी मैं ये इसलिए समझना चाह रहा हूँ क्योंकि अभी बिहार का रिजल्ट आएगा और गलती से आप लोग हार गए, जिसके चांसेस भी हैं, तो फिर आप कहेंगे कि वोट चोरी हुई। तो मैं ये कह रहा हूँ कि वोट चोरी अगर बिहार में हुई है तो आप लोग चुनाव लड़ क्यों रहे हैं?
नहीं, चुनाव तो क्या चुनाव छोड़ दें? नहीं तो वोट चोरी हो गई तो नहीं फिर तो बोलिए कि हम नहीं लोकतंत्र- लड़ेंगे, नहीं, चोरी हो नहीं, गई। तो आप लड़ेंगे भी नहीं, लोकतंत्र और जीत जाएंगे तो फिर कहेंगे कि नहीं नहीं हम वोट चोरी नहीं, नहीं हम तो बचा रहे हैं ना उसे। हम तो लगे हुए हैं, की। कैसे बचा रहे हैं? देखिए लगे हुए हैं सुप्रीम बचाने। कोर्ट में सबूत रखते नहीं है। नहीं नहीं, इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट में अगर हमने सबूत ना रखे होते तो सुप्रीम कोर्ट अलाउड करता है कि आधार कार्ड को? अरे पर एसआईआर आधार कार्ड मेन तो झगड़ा आधार एसआईआर मतलब वोट चोरी। एसआईआर में आधार कार्ड ही तो बहुत बड़ा मसला था। नहीं तो आधार कार्ड कहाँ लिया? ले लिया। ले लिया तो अब वोट चोरी नहीं हुई है। नहीं नहीं, आधार कार्ड को इन्होंने जो काटने में था ना कि डॉक्यूमेंट मांग रहे थे, उसमें आधार कार्ड को वैलिड नहीं मान ले रहे थे। लिया हाँ, वो तो अब वोट चोरी नहीं हुई। नहीं, वोट बनने का है, अभी चोरी का भी तो बनने का है वोट। तो वोट तो बन गया, अब बन नहीं अब तो नहीं, इलेक्शन हो रहा है। नहीं, इलेक्शन के अंदर तो लास्ट डे तक वोट बन सकता है जिसका हाँ वोट है। तो मतलब अब चोरी होगी। नहीं, अभी तो देखिए क्या होगा, अब कितना वोट कटा है, क्या होगा, कुछ मैं इस बारे में जब तक मैंने देखा ना हो पूरा बता नहीं सकता। तो अभी आप कंफ्यूज हैं कि वोट चोरी हुआ है कि नहीं हुआ? नहीं, वोट तो चोरी हुआ है, जहाँ जहाँ के हमने वो दिए हैं वहाँ तो चोरी हुआ ही है। अच्छा एक बात बताइए, आप लोग पहले कहते थे कि ईवीएम से हैकिंग होती है, अब कह रहे हैं कि इलेक्टोरल रोल में चोरी होती है। कौन सा वाला मानना है? दोनों। तो जो इलेक्टोरल रोल में चोरी कर ले रहा है फिर वो ईवीएम क्यों हैक कर रहा है? हाँ, दोनों कैसे? दोनों चीज़ें ईवीएम हैक हो रही नहीं। अगर ईवीएम के ऊपर सवाल खड़े हुए, कोई भी विकासशील देश जिन्होंने ईवीएम बनाई, इवन वो देश भी ईवीएम को बैन किए हुए हैं। आप क्यों संभाले हुए? हमारा सिस्टम अलग है ईवीएम का। हाँ, आप क्यों संभाले हुए हैं? क्योंकि हमारे में वाईफाई नहीं है, हमारे में ब्लूटूथ नहीं है, हमारा ईवीएम जो है वो कहीं से कनेक्ट ही नहीं हो सकता। अच्छा, हाँ, आपने देखा? आप तो चुनाव जीते हुए हैं और आप ग्राउंड से काम करने वाले व्यक्ति हैं। मैं दर्शकों को बता दूं, ये पार्षदी का भी चुनाव लड़ के जीत चुके हैं और यहाँ तक सांसद तक नहीं, पहुंचे। सुनिए मेरी बात। तो मेरी बात सुनिए, आप जानते हैं इमरान भाई कि ईवीएम का जब वोटिंग शुरू होती है उसके पहले हर बीएलए को दिखाया जाता है, पॉलिटिकल पार्टी के एजेंट को दिखाया जाता है कि देखो ये ठीक वोट पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा। मैं आपको बताऊं, साइन होता है। मैं आपको बताऊं, ईवीएम का इतना बारीक काम है। मैंने अपने जब चुनाव लड़ा तो मैंने अपने एजेंट को 3 दिन बाकायदा प्रॉपर ट्रेनिंग दी थी। मेरा जब एजेंट टेबल पर बैठा हुआ था तो मेरे एजेंट के पास मशीन नंबर, मशीन में पड़े हुए वोट, कि इसके अंदर इतने ये नंबर की मशीन आएगी, इसमें इतने वोट पड़े हैं और इसमें इतने वोट हमारे निकल सकते हैं, टेंटेटिव एक आइडिया के साथ। वो डेटा बना करके मैंने दे दिया था और मैंने कहा इसी के ऊपर नज़र रखनी है। और 14 टेबल हैं, 14 टेबल का जब तक 14 की 14 मशीन क्लियर ना हो जाए आपको दूसरी मशीन नहीं आने देनी है। इतनी बारीकी के साथ निगाह रखवा करके, और मैंने सारे जो एजेंट थे वो अपनी पार्टी के सब सीनियर नेताओं को बना दिया था, तो चाह के भी कोई गड़बड़ नहीं कर पा रहा था। तो ये बात जब तक ये ट्रेंड नहीं करेंगे, और मैं ये अपने लिए नहीं कह रहा हूं, मैं सब पॉलिटिकल पार्टीज के लिए कह रहा हूं, 90% एजेंट्स कैसे होते हैं उनको पता ही नहीं होता है। फिर आप चिल्लाते हो गड़बड़ हो गई, उन्हें ये पता ही नहीं है कि काउंटिंग कैसे हो रही है। हरिद्वार में बाई इलेक्शन हुआ, हरिद्वार के बाई इलेक्शन के अंदर जब मैं रात को पहुंचा निज़ामुद्दीन के पास, तो निज़ामुद्दीन से मैंने कहा क्या करा, उन्होंने कहा अरे, मैंने कहा यार क्या अब ये ज़माना रह गया, तुम जीत जाओगे ऐसे, बताओ तुम्हें 2 मिनट में कर देंगे। एक दिन का टाइम था, मैंने पूरा का पूरा सिस्टम चेंज करा। अपना आदमी जो मेरा था सहारनपुर से, मैंने उनको जैन साहब को भेजा, जैन साहब को लगाया, मैंने कहा सारी चीज़। उसका नतीजा क्या हुआ कि फर्स्ट राउंड का आता था तो हम कंप्यूटर में पहले नोट करा दिया, तो इलेक्शन कमीशन पे तो कोई गड़बड़ करने की, लास्ट में सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद गड़बड़ नहीं हो पाई और 472 वोट से निज़ामुद्दीन इलेक्शन जीते। 472 वोट से। अगर ये सिस्टम ना अपनाया होता जानकारी के साथ तो रुक जाता। तो जागरूकता बहुत ज़रूरी है। इलेक्शन कमीशन की जो रूल्स हैं उनको इम्प्लीमेंट कराना बहुत ज़रूरी है। आप कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर रहे थे, जो इलेक्शन कमीशन के रूल्स हैं वो रूल बुक उठा करके उस रूल के हिसाब से करा रहे थे। तो यानी आप खुद मान रहे हैं ना कि इलेक्शन कमीशन की जो व्यवस्था है वो इतनी निष्पक्ष है कि आपको पूरा मौका देती है कि आप एजेंट बैठे सारा डेटा ले और अपने पास रखें। तो आप एक बात तो बताइए, जो व्यवस्था बनाई हुई है वो तो निष्पक्ष होगी ही। हाँ, वो तो होगी ही निष्पक्ष। तो फिर लेकिन उसका इम्प्लीमेंट कराने के लिए चाहिए। मैंने उसके लिए सब शब्द जोड़ा, इम्प्लीमेंट कराने तो के लिए। फिर वही देखिए पब्लिक क्या कहती देखिए लूप होल तो सब जगह है। हाँ। ऐसा नहीं है कि लूप होल नहीं है। हाँ। लूप होल सब जगह है। नहीं, सब जगह है, लेकिन लोग कहते हैं फिर आप चुनाव भी तो जीतते हैं ना। हाँ। आप कर्नाटक में सरकार बनाए तो ईवीएम ठीक,
आप हार जाएं तो गड़बड़। नहीं नहीं, ये नहीं है, ये नहीं है। हम तो कह रहे हैं कि आप हटा दीजिए, सब जगह ही हटा दीजिए, ये क्या बात हुई? हटा दीजिए ईवीएम। उससे क्या होगा? अरे एक चीज़ के भाई ऊपर मैं बिहार से आता हूँ, हमने देखा है कैसे वो बूथ लूटे जाते थे और बैलेट पेपर पे क्या होता था। बताइए। अब तो बाहर से लूट जाती है। पता आपको इमरान भाई साहब है, अब क्या है, पार्टी ऊपर वाले लोग बोल दिए हैं तो आपको डिपेंड करना है, क्या कीजिएगा। नहीं नहीं, आप देखिए, आपका चेहरा बता देता है कि कब आप जो है वो कन्विक्शन से डिपेंड कर रहे हैं और कब जो है कि करना है इसलिए वाला मामला कर रहे हैं। नहीं, ईमानदार आदमी तो हैं आप, लग गया मुझे। हाँ देखिए, मैं थोड़ा सा हूँ, कई बार मुझे नुकसान भी बहुत होता है। मेरे दिल में जो होता है मैं बोल देता हूँ, और सच बोलते हुए मतलब मुझे झूठ मेरे से बोला ही नहीं जाता। और अब अगर बोलते मैं हैं तो कभी हंस झूठ देते हैं। बोलता हूँ, हंस देते झूठ हैं। बोलते होता हूँ तो सामने वाला समझ जाता है झूठ बोल दिया। अभी पब्लिक समझ गई है कि आपने क्या क्या तो मैं बोला। झूठ बोलता नहीं। और सच ये है कि कई बार बहुत नुकसान देता है, नुकसान भी देता है, ऐसा नहीं है, बहुत नुकसान देता है। ये साफ गोई परेशानी भी बहुत देती है। मैं बहुत साफ गोई के साथ बोलता हूँ, परेशानी भी बहुत देती है। हाँ ठीक है, लेकिन देखिए साफ गोई में क्या है ना कि पब्लिक की नज़र में छवि भी अच्छी बनी रहती है मेरे और नेता कुछ की- याद नहीं देखिए रहना, पब्लिक के रखना उसमें हमें याद रखना कुछ नहीं, देखिए नहीं। हमें कुछ नहीं याद रखना, क्योंकि सच बोलने का एक बड़ा फायदा होता है हाँ। कि आपको कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। बस ये की बात है, सच है तो ये सच है, बस खत्म बात, उसके बाद कुछ जरूरत नहीं है। हाँ, मेरे नेता को बहुत पसंद है, मेरे नेता को, प्रियंका जी को, राहुल जी को मेरी साफगोई और ये बहुत पसंद है। ठीक है, ठेठ आदमी है, जो भी है बोल देता है, सच्चाई बोलता है। अच्छा, राहुल जी की आपने इतनी तारीफ की, प्रियंका जी में क्या खास है? अरे वो ज़बरदस्त है प्रियंका जी, तो जो है, प्रियंका जी को अगर सही दे, इंदिरा जी की ट्रू कॉपी है वो, बिल्कुल एकदम। तो उनको आपकी पार्टी पुश क्यों नहीं करती? क्यों नहीं पुश करती? कैसी कहाँ बात? करती? अरे कुछ नहीं क्या करती। बात कर रहे हैं आप, क्या बात यूपी में उनको लगाया, कोई फ्री हैंड नहीं दिया, कुछ नहीं नहीं किया। नहीं, पूरा फ्री हैंड था। क्या फ्री हैंड था? तो पूरा इसका मतलब वो फेल थी, फिर इसका मतलब यूपी में परिस्थिति है, गलत टाइम पर गलत वो था, वो परिस्थिति है। प्रियंका जी ने बेपनाह मेहनत की थी, लेकिन एक पॉलिटिक्स में है ना, देखिए पॉलिटिक्स क्या है, परसेप्शन का गेम है। परसेप्शन ये बना दिया कि सरकार बदलनी है, सरकार बदलनी है, माहौल बना दिया, और फिर वही कि मुसलमान पागल हो गया कि वो चल दिए थे, नगा योगी को उखाड़ फेंकेंगे। अबे तुम्हारे बस का नहीं है, क्यों भाग रहे हो? मत भागो इतना। मुसलमान के बस का नहीं है योगी को हाँ, उखाड़ क्या तुम्हारे बस का नहीं है, बैठो आराम से, इन्हें आगे चलने दो, इन्हें उखाड़ने दो ना। अगर 22 के अंदर समाजवादी अपने आप को पहले ही जीता हुआ ना मानती तो जीत जाती, इन्होंने जीता हुआ मान लिया अपने आप को। या जो हम बोल रहे थे 22 के अंदर, हमारी बात मान ली होती, अलायंस कर लिया होता। प्रियंका जी ने इतनी मेहनत की थी, अगर 22 में अखिलेश जी और कांग्रेस का गठबंधन होकर चुनाव होता तो सरकार होती, और मतलब अच्छे बहुमत की सरकार होती, ऐसा माहौल बना था। ये आपने बीच में क्या किया था? कांग्रेस से सपा गए, सपा से बसपा गए, बसपा से कांग्रेस आए। यही तो बता रहा हूँ कि मुसलमान जो है, हमारी कौम जो है ख़ास तौर से, मतलब मेरे बहुत लोगों ने बहुत चाह के ना, लेकिन सहारनपुर में मेरे जो कोर वोटर है मेरा जो था, उन्होंने ऐसा दबाव बनाया मुझ पर कि नहीं जी, नहीं जी, नहीं जी। मैं पहली बार ज़िंदगी में हालांकि मेरा मानना यह है कि लीडर वो है जो अपने साथ लोगों को लेके चले, लेकिन पहली बार मैं फॉलोअर बन गया। मैंने चलो अच्छा, भीड़ का एक हिस्सा बन गया। तो आप सभा में चले गए? मैं सभा में चला गया कि चलिए, क्योंकि भाजपा के राज में परेशान लोग बहुत हैं, ये बदलना है, ये बदल देंगे, तो हम भी चले, चलो भाई, पहली बार माना। वहाँ आपका अनुभव कैसा रहा? देखिए वहाँ का अनुभव, तो वक्त चला गया, मैं जीत गया, आ गया वापस, जीत भी गया, क्या पुरानी बातों को याद करना। नहीं, जैसे अभी लोग कहते हैं ना आजम खान वगैरह की हालत देख के कि अखिलेश जी ना मुसलमानों के साथ हैं नहीं, नहीं, पीडीए करते हैं, लेकिन पीडीए में तो मुसलमान हैं, लेकिन दिल से मुसलमान के साथ नहीं है, कहते हैं। नहीं आपका नहीं अनुभव नहीं क्या नहीं था? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। तो आपने छोड़ा क्यों फिर सभा, जब अच्छे थे तो? नहीं नहीं, मैंने छोड़, देखिए बहुत सारी वजूहत रही उसके अंदर, बहुत सारी वजूहत रही हूँ। अब चूंकि वो वक्त चला गया, अब उस पर फिर चर्चा। मायावती जी को क्यों छोड़ दिया? मायावती ने जो मुझे निकाला है, हाँ, मैंने बहन जी को कहा था प्रधानमंत्री बनेंगी आप, तो निकाल दिया। हाँ। उन्हें मैंने फॉर्मूला बताया था, अच्छा, क्या? उन्हें मैंने फार्मूला बताया था, मैंने बहन जी हमें 80 सीट है, 50 सीट हमें लड़नी चाहिए, 30 सीट हमें कांग्रेस को देनी चाहिए। कांग्रेस तो वोट नहीं दी, मैंने कहा उसके वोट पे मत जाइए, आप 30-35 सीटें जीतोगी, 40 भी जीत सकती हो, 10-12-15 सीटें कांग्रेस भी जीतेगी। हालात ऐसे बनेंगे कि बिल्कुल बैलेंस में हो जाओगी और आप प्रधानमंत्री बनोगी।
मेरी बात बिल्कुल ऑलमोस्ट सही हुई अगर वो मान ली होती, ऑलमोस्ट मेरी तो बात उन्होंने सही। आपको निकाल क्यों दिया? अरे तुम तो कांग्रेस की दलाली करने आ गए, उन्होंने बाहर कर दिया। मैंने उनकी भलाई की बात की, उन्होंने मुझे बाहर कर दिया। आपने ये फॉर्मूला पीएम बनने वाला राहुल गांधी को बताया? वो बनेंगे पीएम? अरे वो तो बने, वो 29 के अंदर राहुल जी पीएम है। हाँ, पक्का? ये तो फिर आप बोलते बोलते हंस दिए। नहीं नहीं, ये प्रकृति का नियम है भैया, कोई चीज अजर और अमर नहीं होती। परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है। पर बीजेपी वाले तो माने बैठे ना, मोदी, मोदी के बाद शाह, शाह के बाद योगी, योगी के बाद हेमंत, इस टाइप का कुछ मोदी लिस्ट जी चल- के बाद कोई नहीं है। मोदी जी ने अपने बाद किसी को नहीं छोड़ते कि आप इससे चिंता मत करो। हाँ, मोदी जी तो अमर हो जाएंगे कि ये राज मोदी का ही है बस। इतिहास में नाम, पूरी दिल्ली बदल डाली उसने, कहा ठीक है, कहीं विस्टा जोन, कहीं फलाना सेंट्रल विस्टा, ये वो, ये नई पार्लियामेंट, वो तो अपना नाम इतिहास में लिखवाना, उनको लिखवा दिया। तो मोदी के बाद कोई होगा मुझे नहीं लगता। चलिए, ये तो आप मान रहे हैं ऐतिहासिक काम कर दिया है मोदी जी ने। तो ये तो जो बिल्डिंगें बनी है तो लिखा नहीं जाएगा, नई पार्लियामेंट मोदी जी ने बनाई, ये तो लिखा ही जाएगा, लिखा गया ना। पिछली वाली तो टूट रही थी, आपने बनवाई नहीं। हाँ, वो रॉयल्टी है, वो धरोहर है। हाँ, तो धरोहर में दब अरे के वो थोड़ी मर धरोहर जाएंगे। है, वो तो रॉयल्टी है। देखिए, अब आप नए संसद में बैठते हैं, आपको भी लगता होगा कि क्या जगह ना है। ना, पुरानी का ग्रेस अलग ही है। अरे टूट रही थी सर, क्या बात अरे है? किसी दिन हादसा हो जाता। ग्रेस उसका रिपोर्ट्स अलग थी है। उसकी 2011 हो से सकता है, मुझे नहीं पता, लेकिन उसका ग्रेस अलग है साहब। हाँ, ग्रेस तो था। उसमें तो जाकर के ये महसूस होता है कि हम वो, मतलब पुराने अपने दौर की याद आती है कि किस तरह से हमारे आबा अजदाद ने यहाँ पे रह करके जंग आज़ादी की लड़ाई को लड़ा। हाँ, एक वो मतलब यादें ताज़ा होने वाली जैसी चीज़ें होती हैं। आपके हिसाब से मोदी और योगी, इनमें आपको बेटर कौन लगता है? क्या बात कर रहे हैं, कोई कंपैरिजन ही नहीं है, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। मोदी जी बहुत ऊपर। अरे कोई कंपैरिजन ही नहीं है। और योगी जी में आपको कुछ अच्छा दिखता है? यूपी में आएंगे ईमानदार है, 2027 में? ईमानदार है, ईमानदार हैं। हाँ, ईमानदार आदमी है। लोग कहते हैं यूपी में मुसलमान योगी जी से डरा हुआ है। नहीं, डरता तो मुसलमान अल्लाह से है, अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरता। डरता तो मुसलमान अल्लाह अभी से। थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे मुसलमान को डरा डरा के वोट ले लिया। नहीं नहीं, मुसलमान को डरा कर नहीं, मुसलमान को बता ये बीजेपी हराओ है, बीजेपी हराओ, बीजेपी हराओ, ये कह रहा हूँ। 27 में योगी जी आ रहे हैं? ये ऐसा सवाल आप पूछ रहे बहुत हो। लंबा पॉज ले लिया आप। नहीं, ये आपने ऐसा सवाल पूछा। देखिए, अगर योगी जी 27 तक रहेंगे हाँ, तो आप समझिए कि वो बिल्कुल नहीं आएंगे। नहीं आएंगे, किसी और के चेहरे पे लड़ना होगा। ऐसा नहीं, मुझे नहीं पता किसी के चेहरे पे लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? हाँ, हालात हैं उत्तर प्रदेश के। लोग खुश नहीं है योगी जी से? हाँ, बताइए कौन खुश है? किसान परेशान हैं, नौजवान परेशान हैं नौकरी के लिए, बातें लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी हैं, बस और कुछ नहीं है। जातिवाद का बहुत गहरा वो चल रहा है कि जाति और धर्म के नाम पर नफरतें बांटे जाओ। ये बहुत दिन तक समाज ये बर्दाश्त नहीं करता। देखिए, हिंदुस्तान की जो नेचर है, हिंदुस्तान का नेचर नफरत करने वाला है ही नहीं। हिंदुस्तान का नेचर नफरत नहीं कर सकता। टेम्परेरी आप नफरत पैदा करोगे, वो कुछ दिन में ढल जाएगी। मेरी आपकी लड़ाई हो गई, मेरी आपकी लड़ाई ज़्यादा दिन नहीं चलनेगी। थोड़ी दिन बाद या तो आप मुझे यार छोड़ यार, या मैं कहूँगा यार छोड़ यार, बहुत हो गया साला, क्या को चक्कर में पड़ना है। तो ये जो कल्चर हमारा है, ये जो हमारी मिट्टी की पहचान है, तो नफरत बहुत ज़्यादा दिन आप परोस करके नहीं सब कुछ कर सकते। एक मुस्लिम नेता हैं, और मुस्लिम इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उनकी सारी पॉलिटिक्स मुसलमानों के इर्द गिर्द घूम रही है, असदुद्दीन ओवैसी। आपको उनका भविष्य कैसा दिखता है? देखिए, ओवैसी साहब जो हैं मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत पढ़े लिखे और बहुत काबिल इंसान हैं, बट उनकी पॉलिटिक्स जो हैदराबाद है उसके इर्द गिर्द वाला है। अभी बाहर जितना भी उन्होंने प्रयोग किए वो तो अब सफल उनके हुए नहीं। अब चलिए, ओवैसी साहब बिहार में, हालांकि उन्होंने 4-5 सीटें सीमांचल में जीती थी, लेकिन वो पूरे वो रुक नहीं पाए थे ना उनके पास, तो प्रयोग तो फेल हो गया। नहीं, पर आपने उनकी पार्टी तोड़ दी है, आरजेडी ने लोग ले लिए, तो ये तो गलत रुक नहीं पाए ना। देखिए, पॉलिटिक्स में हमेशा जब तक आप होल्ड करने की कैपेसिटी में ना जाओ, एक डर पैदा ना हो जाए, तब तक सर्वाइवल नहीं होता पॉलिटिकल पार्टी का। नहीं, तो फिर इस लॉजिक से लोग कहेंगे कि आप क्यों कहते हैं बीजेपी आपकी पार्टी तोड़ लेती है, आप लोगों को रिजॉर्ट में ले जाते हैं, इसका मतलब आप होल्ड करने की पावर नहीं रखते हैं। नहीं नहीं, गोवा में क्या हुआ? नहीं नहीं,
हर जगह आप अपने लोगों को लेकर रिजॉर्ट में चले जाते हैं। नहीं नहीं, ये नहीं, मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ जो आप समझ रहे हैं। होल्ड करने का मतलब ये है कि आपका वोट जो है वो आपके पास होल्ड हो रहा है, ये डर रहना चाहिए। अगर ये डर ही नहीं है तो फिर नहीं सर्वाइवल होता। अच्छा, मतलब लोगों को ये लगना चाहिए कि मैंने चेंज कर लिया तो मेरा नुकसान हाँ। ओके ओके, ठीक है। एक और छोटी सी चीज़ जिस पे मैं चर्चा चाहता हूँ, फिर हम ख़त्म करेंगे, कि इमरान भाई, वक्फ कानून को लेकर जो अभी सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आ गया, आप उससे संतुष्ट हैं? फैसला नहीं आया। हाँ। फैसला नहीं आया, अभी फैसला नहीं आया अभी तक का जो है। देखिए, हम उस कानून से संतुष्ट होने का मतलब ही नहीं है। वो कानून पूरी तरीके से बर्बादी वाला कानून है। उसको मुझे नहीं समझ में आया, क्योंकि जो बनाने वाले कानून हैं उनको वक्फ का ही नहीं पता है। जब आपको वक्फ की जानकारी नहीं है कि वक्फ है क्या, तो आप कानून क्या बनाएंगे? वक्फ की आपने कहा कि हम उन प्रॉपर्टी को बचाने के लिए जा रहे हैं, तो फिर आपने लिमिटेशन एक्ट क्यों हटा दिया? लिमिटेशन एक्ट आपने हटाने का मतलब, आपने जो कब्जाधारी लोग हैं उनको तो आपने ग्रीन सिग्नल दे दिया कि वो एडवर्स पोजीशन के अंदर जाएं, एडवर्स पोजीशन में दावा करें और मालिकाना हक पालें। आपने जितनी प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स थे उन तमाम मॉन्यूमेंट्स के ऊपर सारे राइट्स ख़त्म कर दिए, जबकि वो तो वक्फ की प्रॉपर्टी थी। एएसआई को मैनेजर बनाया था। एएसआई 1871 में बनी। 1904 में एएसआई को इनके प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी दी गई। एएसआई ने प्रोटेक्शन तो किया नहीं, मालिकाना हक और ठोक दिया कि हम मालिक हैं। आपने इस लॉ के अंदर बाय यूज़र वर्ड ख़त्म कर दिया। तो जब सरकार का वजूद नहीं था देश के अंदर, लोकतांत्रिक सरकार नहीं थी बिफोर 1947, 90% वक्त तो 1906 से पहले का है। हिंदुस्तान में जो वक्त की प्रॉपर्टी है 1906 से पहले की हैं, जो बाय यूज़र हैं, जो गांव में कब्रिस्तान है, ईदगाह है, जो पुरानी मस्जिदें हैं, या गांव के अंदर आबादी के अंदर जो आबादी में कागज़ होते नहीं, आबादी में बैनामे होते नहीं, तो आबादी में मस्जिद बनी हुई है। गांव के भी अंदर भी बैनामे नहीं हैं उनके, वो मस्जिद हैं, पुरानी कदीमी इदारे हैं। आपने उन सबको कहा कि तो 78% प्रॉपर्टी अकेले उत्तर प्रदेश में, टोटल वक्फ की 78%, लगभग 14,500 एकड़ में से 11,500 एकड़ लैंड आपने कह दिया ये सरकारी है। तो आपने जब सरकारी कह दिया तो आपका मालिकाना हक हो गया। कल को आप कभी भी कहोगे बाहर निकलो, ईदगाह भी हटाओ, मस्जिद भी हटाओ। तो ये जो कानून है ये देश के अंदर अराजकता लाने इसमें दो चीज़ है इमरान भाई, कि एक तो वक्फ बाय यूज़र, ये लोगों को लगता था कि ये ना एक अनलिमिटेड पावर दे रहा है, और इसका मिसयूज़ हो रहा है कि एक पूरा का पूरा गांव जहां सिर्फ हिंदू रह रहे हों और आपने वक्फ बाय यूज़र के तहत नो 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 उस पे बाय यूज़र सिर्फ ये है। बाय यूज़र का मतलब क्या है? बाय यूज़र गलत, यही तो गलत इंटरसेप्ट करते हैं। देखिए, बाय यूज़र का मतलब है, बाय यूज़र का मतलब है कि जी यहाँ पर मस्जिद है, नमाज हो रही है, तो बाय यूज़ मस्जिद हो रही है। यहाँ कब्रिस्तान है, ये बाय यूज़ कब्रिस्तान है, बाय यूज़ ईदगाह है, ये है। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। नहीं, लेकिन गांव की प्रॉपर्टी को नहीं आप बाय यूज़र। हाँ, लेकिन ऐसा हुआ नहीं कि कई जगहों पे वो अलग ऐसी चीज़ है, ऐसी चीज़ों पे दावे ठोक दिए गए। अब जैसे मुकेश अंबानी का घर है, जी, वो वहाँ तो मुकेश अंबानी रह रहे हैं, जी। तो वो वक्फ बाय यूज़र में कैसे हो जाएगा वक्फ की प्रॉपर्टी? नहीं, वो देखिए, ऐसी एक सेकंड और मुकेश देखिए- अंबानी के ऊपर ही सुन लीजिए ना, पूरा सुन लीजिए ना। मुकेश अंबानी साहब का जहाँ घर है वहाँ यतीम खाना था, वहाँ यतीम खाना था। मुकेश अंबानी साहब ने यतीम खाना खरीदा है, ठीक, यतीम खाना खरीदा है। हाँ, यतीम खाना था, यतीम खाना था, यतीम खाना खरीदा मुकेश अंबानी साहब ने। तो जो वो वक्फ का था, इन्होंने जिन्होंने बेचा, बेचने वाले भी तो मुसलमान ही थे। हाँ, तो उन्होंने घपला किया, हाँ, तो फिर तो इसमें मुकेश अंबानी का क्या दोष? मैंने कब कहा मुकेश अंबानी का दोष तो है? फिर इसका मतलब गलत काम नहीं चल नहीं, रहा तो था, गलत का उसको सुधारेगा तो अरे कोई? तो आपने तो और उनको रास्ता खोल दिया ना। दूसरी बात इस कानून ने उनके रास्ते खोल दिए। कैसे? अभी तक आप मुकेश अंबानी साहब वाली प्रॉपर्टी पर केस हो सकता था, अब इसके बाद तो केस ही नहीं हो सकता, इसके बाद खत्म। अरे पर आप केस लड़िएगा इमरान भाई, और आप कह रहे हैं मेरे पास कागज भी नहीं है लेकिन मैं जीतूंगा क्योंकि वक्फ बाय यूज़र मैं मानता हूँ। नहीं तो बाय यूजर एक बात होता है, बाय यूजर भाई आज की डेट में भी आज एक मैं बाय यूजर में इमरान देख, भाई, आप एक बात बताओ ये कानून मुझे, अगर आप सुप्रीम आज कोर्ट ने- आपसे आज आप ये मान लो कि प्राचीन मंदिरों के पेपर ले आओ, तो नहीं ला पाएंगे। प्राचीन गुरुद्वारों के सुनिए ना, नहीं ला पाएंगे। सब बाय यूजर हैं,
सब बाई यूज़र हैं। ये कोई मुसलमान के अकेले के लिए नहीं है। नहीं, पर मैं ये कह रहा हूँ इमरान भाई कि जहाँ पे कोई मस्जिद बनी हुई है और सालों से चल रही है, उस पे कोई क्लेम नहीं ठोक रहा। बात इसकी हो रही है कि जब बड़े बड़े देश की पार्लियामेंट से लेकर मुकेश अंबानी के घर से लेकर और कई गांव, हिंदू गांव और ये और वो सब जो है, आपने हम इतना ही तो कह रहे थे, हमने इतना ही कहा था कि आप इसको एक काम कर दीजिए कि आज ये कानून आप पास करिए और इसका असर ऐसा कर दीजिए कि इसके बाद इस तरह चलेगा, पीछे ना असर आए इसका। नहीं, तो आप कह रहे हैं ऑलरेडी जो इतनी बड़ी ज़मीन जो है वो मुसलमानों के पास है, वक्फ हो गई है, वक्फ बोर्ड के पास है। आप कह रहे हैं कि इसके बाद से नहीं होगा। नहीं, हमारा कहना ये था कि जो बाई यूज़र है, बाई यूज़र अकेले मुसलमान के लिए तो नहीं है ना, और किसके लिए है? नहीं सबके लिए। जो जहाँ शमशान है वो भी तो बाई यूज़र है। नहीं, बाई यूज़र है, लेकिन शमशान को अगर आप कहें कि मैं इसके फलाने के घर को क्लेम कर दूं, नहीं कर ये सबको सकते। नहीं शमशान- नहीं नहीं, बाई यूज़र का मतलब समझिए ना, बाई यूज़र का मतलब क्लेम करना नहीं है। बाई यूज़र का मतलब जहाँ वो जो जिस चीज़ के लिए वो इस्तेमाल हो रही है वो बाई यूज़र होता है। नहीं, बाई यूज़र मतलब जब वो जो आप जो बात कहना चाह रहे हैं, मैं उस बात को आपको वो भी करता हूँ। उनका ये कहना था कि वक्फ के पास ये पावर है, जो बिल्कुल गलत था, कि वक्फ के बाद ये पावर है कि वक्फ किसी भी प्रॉपर्टी को क्लेम कर सकती यही मैं कह रहा हूँ। है। ये ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं था, ये गलत प्रोपेगेट किया गया, ऐसा नहीं था। ये नहीं हो सकता कि आप किसी की प्रॉपर्टी को कह दो कि साहब ये वक्फ है। पर ये हो रहा था नहीं, गलत था। नहीं था, जैसे आपने कहा कि ये गलत हो रहा अब था कि साहब, मान लीजिए अब मैं आपको कोई- उदाहरण कोई- मैं आपको उदाहरण देता हूँ, मैं आपको उदाहरण देता हूँ, बहुत आपकी समझ में आ जाएगा। 1976 में भू सुधार कानून आया कर्नाटका में, और भू सुधार कानून के अंदर कर्नाटका के अंदर कर्नाटक की गवर्नमेंट ने ज़मीनों को पट्टे दे दिए, ज़मीनों को पट्टे दिए। तो जब ज़मीन के पट्टे दिए, वहाँ 1,20,000 एकड़, हाँ 1,20,000 एकड़ के करीब लैंड थी, या 1,08,000 एकड़, मेरे एग्जैक्ट मेरे याद नहीं आ रही। तो जब वहाँ उन्होंने पट्टे दिए, 1,08,000 या 10,000 कितने हज़ार एकड़ लैंड थी। ये बात मैं आपको वैसे ही नहीं बता रहा हूँ कि हवा में बता रहा हूँ, मैं गया था जब, तो उन्होंने 72,000 एकड़ लैंड वक्फ से पूछे बिना वक्फ की बांट दी, वक्फ से बात करे बिना बांट दी। किसी को कोई वो नहीं हुआ, किसान थे, खेती करते रहे। 19,000 एकड़ लैंड जो मुतवल्ली थे, जो दरगाह के या मस्जिद के थे, उन्होंने जब ये देखा कि ये हुआ, उन्होंने अपनों में बांट दी, उसके बैनामे कर दिए, मालकाना कर दिया, बैनामे कर दिए। 1999 में एक सुप्रीम कोर्ट से आदेश आता है कि वक्फ इज़ ऑलवेज वक्फ, वक्फ हमेशा वक्फ रहेगा। तो ये सारी चीज़ें नल एंड वाइड हो गई, तो हड़कंप मच गया। तो कर्नाटका के पास सिर्फ 20,000 एकड़ लैंड बची, जिसमें सारे ये थे। ये जो विवाद था जो शुरू हुआ, ये 71,000 एकड़ ये और 19,000 एकड़ जो मुतवल्लीन थी। तो वहाँ के मिनिस्टर से मैंने पूछा, तो उन्होंने बताया कि मैंने तो 19,000 को रिकवर करने के लिए शुरू करा था ये काम, कि इन मुतवल्लियों को तो पहले कसेंगे, इन्होंने क्या करा क्या। तो मैं जब वहाँ गया तो उन्होंने दिखाया मुझे, तो जो येदियुरप्पा साहब थे ना चीफ मिनिस्टर, हाँ। येदियुरप्पा साहब ने सबको नोटिस जारी हुआ गया उनकी सरकार में कि साहब इनका जो है, क्योंकि मालकाना हक तो उनके पास रहा नहीं, तो सबके नोटिस जारी हो गए। तो नोटिस जारी होने पर हंगामा शुरू हुआ, फिर वो शांत हो गया। अब जब ये वहाँ के मिनिस्टर ने वक्फ अदालत शुरू करी, तो किसानों में हुआ कि साहब ये तो हमारे से पहले, हालांकि उनका ज़मीन उनसे मतलब नहीं था, उनसे कोई मतलब नहीं था, वो तो गए थे उनके लिए जो मुतवल्लियों ने और इन्होंने वो करी है। तो जो प्रॉपर्टी वक्फ की थी कि क्लेम कर दिया, वो वक्फ ने नहीं क्लेम किया, वो सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश की वजह से सारी चीज़ें जो प्रॉपर्टी पहले वक्फ की इस तरह से चली गई थी, वो सब ख़त्म हो गई। इमरान भाई, मैं बस दो चीज़ कह रहा हूँ। एक, कि इस देश में अगर मुसलमान आज भी बहुत गरीब हालत में रह रहा है, ज़्यादातर मुसलमान बड़ी संख्या में, और पहले भी था, तो अगर मुसलमान इतना गरीब है तो वो इतनी संपत्ति या इतनी ज़मीन जो है वो कैसे वक्फ कर पा रहा है कि भाई इस देश में तीसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड के पास। ये भी एक आपको गलतफहमी है। हिंदुस्तान के अंदर जो वक्फ है वो 1906 से पहला है।
अब इसमें मेरा 90%, 90%। इसमें मेरा दूसरा प्रश्न, सुनिए दूसरा प्रश्न सुन लीजिए, मैं आपकी समझ गया बात। यहीं से मैंने दूसरा प्रश्न उठा लिया कि भाई अगर मान लीजिए 1906 में इमरान मसूद ने कोई ज़मीन वक्फ कर दी, ठीक, और उसके बाद 1947 में इमरान मसूद चले गए पाकिस्तान कि मेरे को तो पाकिस्तान दे दो, मैं पाकिस्तान जाऊंगा, चले गए पाकिस्तान। अब ये तो अन्याय है ना। अब सुनिए मेरी बात सुनिए कि आप पाकिस्तान गए, एक पूरा देश भी ले लिया और यहाँ हिंदुस्तान में अपनी जमीन वक्फ कर दी कि अब ये तो हो गई यहाँ नहीं नहीं, उसके अंदर ना आप गलत, ये भी गलत परसेप्शन है। जो वो प्रॉपर्टी छोड़ के गए वो एनिमी प्रॉपर्टी है, वो वक्फ नहीं है, वो एनिमी प्रॉपर्टी है। और ये हमारे यहाँ एक मिसाल है मरी भेड़ ख्वाजा खिजर के नाम। अगर भाई साहब को भागना था पाकिस्तान तो मतलब अल्लाह के नाम सारी छोड़ जाओ, वाह भाई वाह, तो वो उसका कोई मतलब नहीं है, वो एनिमी प्रॉपर्टी है। तो यहाँ अभी जितनी प्रॉपर्टी है वो एनिमी प्रॉपर्टी है। नहीं, जो वक्फ की प्रॉपर्टी आप वो कह रहे हैं वो उन हिंदुस्तानी मुसलमानों के जो यहाँ हैं, हाँ, वो पाकिस्तान वालों की नहीं है। नहीं, पाकिस्तान से क्या मतलब है उसका भाई? तो मुझे ये बताइए कि जो हिंदुस्तान में मुसलमान आज की डेट में यहाँ रह रहे हैं, जिनके पास इतनी जमीन थी 1906 में कि इतनी जमीन वक्फ कर दी, भाई आप वो इतने गरीब कैसे हैं? एक बात सुनिए, वो गरीब दुनिया का कैसे सबसे अमीर आदमी कौन था उस वक्त? निजाम हैदराबाद। हाँ। सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी निजाम हैदराबाद ने दी हुई है। कितनी रियासतें थी मुसलमानों की, कितनी रियासतें थी मुसलमानों की? आप कह रहे हैं जब रियासतों का देखिए, डिफेंस और रेलवे के बाद सबसे ज्यादा जमीन वक्फ बोर्ड के पास है। नहीं ये तो, और ये सारे निजाम सुनिए मेरी, नहीं अकेले निजाम की नहीं बता रहा हूँ ना, मैं रियासतों की बात बता रहा हूँ, मैं रियासतों की बात बता रहा हूँ। तो ये जो प्रॉपर्टियाँ दी गई थी, वक्फ वही प्रॉपर्टी हो सकती है, देखिए उसको समझने की ज़रूरत है। वक्फ वही प्रॉपर्टी हो सकती है जिस प्रॉपर्टी की ओनरशिप आपकी हो। राइट। आप कोई, जैसे लाल किला है, लाल किला वक्फ नहीं हो सकता। लाल किला सरकार की संपत्ति थी, लाल किला सरकार की संपत्ति थी। एक सेकंड, मैं बहुत बारीकी के साथ समझा रहा हूं। लाल किला वक्फ नहीं हो सकता, लाल किला सरकार की संपत्ति थी। ताजमहल वक्फ हो जाएगा क्योंकि ताजमहल बादशाह की कब्रगाह थी, वो वक्फ हो जाएगा। लेकिन लाल किला नहीं, लाल किला नहीं, जामा मस्जिद वक्फ हो जाएगी क्योंकि जामा मस्जिद बनाई हुई थी, सरकार की नहीं थी। तो इसी तरीके से जो प्रॉपर्टी वक्फ की गई उन्होंने अपने उससे वक्फ की हैं। आप किसी चीज़ को, आप बैठे सुशांत भाई, मैं चाहूँगा जी मैं तो सुशांत भाई का जूता वक्फ करूंगा, नहीं, आप नहीं कर सकते। आपने एक लाइन अभी कही कि आप वही चीज वक्फ कर सकते जिसके आप ओनर हैं, जिसके आप ओनर हैं। ओनरशिप कैसे तय होगी? नहीं, ओनरशिप जब जो उन्होंने वक्फ किया वो तो उनकी ओनरशिप थी ना। पर मैं कह रहा हूँ आपने सुशांत सिन्हा का जूता वक्फ कर दिया और कहा मैं ही ओनर था तब। नहीं, ऐसे झूठ, ऐसा आप अल्लाह की राह में झूठ कैसे बोल दोगे? यहाँ अल्लाह की राह में लोगों ने वक्फ प्रॉपर्टी के साथ क्या किया आप खुद बता रहे हैं। गलत किया, गलत किया ना। अरे बड़ा तो गलत क्यों किया। नहीं बोल देंगे? हाँ, जो प्रॉपर्टी वक्फ की बेच दे रहे हैं उससे झूठ बोलते नहीं बनेगा अल्लाह के नाम उनकी पे। जिन्होंने वक्फ किया है, देखिए जिन्होंने वक्फ किया उनके मालिकाना हक थे, जिन्होंने। अरे तो कोर्ट तो वही कह रहा है मालिकाना हक था, कागज दिखाओ, करो वक्फ। नहीं, एक बात तो बताइए, उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, अब उसकी बात नहीं कर रहा हूं। 1906 से पहले जो जब रजिस्ट्री, एक बात सुनिए, सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया सर, सुनिए आप एक वक्फ बाय यूजर जो एक है। सेकंड साहब, एक सेकंड, पूरी मैं कानूनी बात। 1906 में रजिस्ट्री स्टार्ट हुई, फर्स्ट पहली रजिस्ट्री स्टार्ट हुई 1906 में। 90% वक्फ प्रॉपर्टी 1906 से पहले की है। तो आप रजिस्ट्री कहां से ले आएंगे जब 1906 में रजिस्ट्री स्टार्ट हो रही है? भाई मैं ये कह रहा हूं, आप एक मुझे टेक्निकल पॉइंट बता रहा हूं मैं, वैसा नहीं। 1906 में रजिस्ट्री स्टार्ट हुई, 1906 में रजिस्ट्री स्टार्ट हुई ना। बंदोबस्त कब शेरशाह सूरी ने बंदोबस्त दिया था? उससे पहले तो बंदोबस्त नहीं होता था। बंदोबस्त तो शेरशाह सूरी ने दिया था ना। तो मेरा कहना, जिस के बाद वाले की तो होगी। हाँ, है ही नहीं, वक्त है कहाँ? 1906 के बाद वाले की तो कागज होंगे। हाँ, तो वो तो दिखा सकते हैं। हाँ वो दिखाएंगे ही, वो तो दिखाएंगे, वो ना दिखाने का मतलब खत्म हो गई, वो तो दिखाएंगे, वो ना दिखाने का मतलब खत्म हो गई, यही कागज दिखाएंगे। हाँ वो तो देखिए, वो दिखाने भी चाहिए, वो दिखाने भी चाहिए। देखिए वक्फ जो है ना, एक बात सुनिए, आप अल्लाह की राह में जा रहे हो, काम अल्लाह की राह में कर रहे हो और कह दोगे साहब पड़ोसी की दीवार, ये नहीं हो सकता। ये नहीं, और मैसेज भी गलत जाता है कि इस्लाम भाई ये हिंदू नहीं कर सकता, सिख नहीं कर सकता, ईसाई नहीं कर सकता, खाली मुसलमान कर सकता कि मैंने जहां उंगली रख दी मेरी होगी। ये नहीं, ये नहीं होना चाहिए। देखिए आपका पहला दुनिया का पहला ट्रिब्यूनल क्यों अलग होगा? दुनिया होना चाहिए। क्यों? दुनिया, देखिए मैं बता रहा हूँ ना, मैं बता रहा हूँ, दुनिया का पहला वक्फ जो हुआ था वो गैर मुस्लिम ने किया था। दुनिया का पहला वक्फ कैसे? गैर मुस्लिम ने किया था, यहूदी ने किया था। अच्छा, यहूदी ने किया था।
और वक्फ जो है, गैर मुसलमान वक्फ कर सकते हैं? हाँ, अब इसमें नहीं कर सकता इस कानून के बाद, पहले कर सकता था। दुनिया का पहला वक्फ गैर मुसलमान नहीं किया था। और वक्फ जो है उसके अंदर ये पाबंदी नहीं है कि वक्फ के होने वाली आमदनी जो है वो सिर्फ मुसलमान के लिए इस्तेमाल होगी। नहीं, इस्लाम की तालीम ही नहीं है। इस्लाम की असल में जो इस्लाम की तालीम है उसको समझना नहीं चाहते। अगर आपका पड़ोसी भूखा है तो आपके ऊपर खाना हराम है। पड़ोसी का मतलब मुसलमान नहीं है, पड़ोसी का मतलब मुसलमान नहीं है। आपके मरासिम इस तरह के नहीं हो सकते कि आपके पड़ोस में कोई आदमी भूखा रहे और आप खाना खा लें। ये इस्लाम है। जब आप इस्लाम को समझ ही नहीं रहे, अब वक्फ का जो है, वक्फ कोई अकेले मुसलमान के लिए थोड़ा ही ना था कि अकेले मुसलमान के लिए था, फलाह के लिए था। अब ये जो गलत बातें बताई जा रही हैं, ये इनसे कोई मतलब नहीं है। चलिए, अब तो खैर कानून आ गया और मुझे नहीं लगता कि उस पर रोक लग पाएगी। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने जो बातें कही हैं उसके बाद स्थिति तो नहीं लगती। लेकिन नहीं इमरान भाई, नहीं यार, हम चेंज करेंगे जब आएगा। हाँ, ये तो अब देखिए साहब, जो आप लाए, ये जो आपने करा है कि आपने वक्फ की प्रॉपर्टी जो कब्जा धारक लोग हैं उनको आप ओनरशिप दे दोगे, ये मुमकिन नहीं हो। कांग्रेस सत्ता में आएगी, वक्फ कानून वापस लाएगी, वक्फ पुराने वाला, कानून, पुराना हाँ वाला। हाँ, बहुत अच्छा कानून बनाया था कांग्रेस ने, हाँ, बहुत अच्छा कानून बनाया था। वो तो खैर अच्छा लगेगा ही, जिसकी जा रही है उसको बुरा लगता है। नहीं, प्रॉपर्टी किसी की नहीं जा रही। देखिए इसमें क्या है, इसमें सिर्फ इसमें जा किसी की नहीं रही प्रॉपर्टी, इसमें उनको फायदा हो रहा है जो कब्जा करे हुए बैठे हैं, सिर्फ उनको फायदा हो रहा है। इमरान भाई ये बताइए, इतनी साफगोई से बात करते हैं, खाली टाइम में क्या करते हैं? भाई मेरा एक बड़ा शौक है, हुक्का पीना छोड़ के? नहीं, हाँ, नहीं, ये वो हुक्का तो हमारी यहाँ की कल्चर है। मेरा बड़ा शौक है जंगल, अच्छा, वाइल्ड लाइफ। मतलब मेरे जुनून की हद तक वाइल्ड लाइफ और जंगल मेरा। मतलब वहाँ समय बिताते हैं, फोटोग्राफी करते हैं, क्या करते फोटोग्राफी भी करता हूँ, जाता भी हूँ, हैं? अच्छा, और मुझे सांस लेने में मज़ा आता है। मुझे मतलब वहाँ जा कर के सांस लेने में मज़ा आता है। अभी हमारी रूरल डेवलपमेंट की मीटिंग थी तो उस दिन फॉरेस्ट वाले आ गए। तो मैं चेयरमैन साहब लगा, मैंने कहा इनसे मैं बात करूँगा चेयरमैन साहब। तो मैं उनसे बात शुरू कर दी। तो मुझे मीटिंग के बाद सेक्रेटरी भी और वो भी डीजी फॉरेस्ट भी कि साहब हमने किसी मीटिंग में इतना किसी एमपी को नहीं देखा कि वो इस तरह से हमारे काम को कभी अप्रिशिएट कर ले। अच्छा, अरे मैंने तुमने अच्छा काम किया है तो यार बोलूँगा ना। आपने प्रोजेक्ट टाइगर के ऊपर हिंदुस्तान में इतना अच्छा काम हुआ है तो उसे बोलना नहीं है, बोला जाएगा। पॉपुलेशन लगातार इंक्रीज़ कर रही है। हाँ, इसमें जो कमी हो रही है वो आपको मैं बता रहा हूँ। जैसे जैसे टाइगर की पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है वैसे वैसे लेपर्ड बाहर निकल रहा है। और अगर यही हालत रही तो गलियों के अंदर कुत्तों की तरह आपको लेपर्ड मिलेंगे। आप ये देखिए, दिल्ली तक मार होने लगी। आने वाले 10 साल में अगर हमने इसको नहीं कंट्रोल किया तो हर गन्ने के खेत में और दिल्ली की गलियों में आपको लेपर्ड दिखाई देंगे। क्योंकि टाइगर का अपना एक मार्क का होता है, वो अपना मार्क कर लेता है और डिमार्क कर करके उस एरिया के अंदर फिर रहने नहीं देता। अभी हमारे यहाँ एक टाइगर, लेपर्ड ने टाइगर का बच्चा मार दिया। तो टाइगर साहब को तो गजब का होता है टाइगरनेस को, उन्हें पकड़ के लेपर्ड को करा। अब लेपर्ड की मौत हुई तो एक झट्टे मार देगा। अभी जैसे मेरे यहाँ वाइल्ड लाइफ में बड़ा हो रहा है, मैं अभी जाऊँगा दिन भूपेंद्र जी से मिलूँगा, हाथियों को मारने का सिलसिला हो रहा है और 4 हाथी मर चुके राजा जी पार्क में। और क्या वो कर रहे हैं कि बाहर जो लोग हैं जिनके वो हैं, उन्होंने 11,000 की लाइन से सीधे तार छोड़ देते हैं ज़मीन में। 4 हाथी करंट से मर गए। मतलब वाइल्ड लाइफ का ज़िंदा रहना, जंगलों का ज़िंदा रहना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो मेरा एक जुनून की हद तक शौक़ है ऑफ रोडिंग करना। कार ड्राइव मैं खुद करता हूँ, ऑफ रोडिंग करना, बस यही मेरा शौक़ है, इसके अलावा कुछ नहीं। देखिए, लेकिन दिक्कत ये फिर आपको घूम फिर के उस पॉलिटिक्स वाले जंगल में घुसना पड़ता है। लेकिन भैया मुझे सुकून बहुत मिलता है और मैं तो चाहूँगा आप भी चलो मेरे साथ। मैं वाइल्ड लाइफ में आपको ऐसे दिखाऊंगा क्योंकि आपको मज़ा आ जाएगा। ऐसे वाइल्ड लाइफ दिखाऊंगा, मतलब और आपको आप गोश्त वोश्त भी बनाते हैं? नहीं, मैं खाने खाता का भी शौक नहीं है? मैं खाता भी नहीं। खाते भी नहीं है? हाँ, प्योर वेजिटेरियन हूँ। ओह, मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ। मैंने मेरे फादर मुझे कहते थे कहाँ पैदा हो गया मेरे घर में, पापा बस मैं क्या करूँ, मुझे अच्छा नहीं कभी नहीं खाया नॉन वेज? मुझे अच्छा नहीं लगता। अच्छा, अच्छा नहीं लगता, मतलब मेरे में यहाँ बाकी सब लोग खाते हैं, मुझे नहीं खाता। मेरा मतलब जुनून की हद तक शौक़ है ये मेरा वाइल्ड लाइफ। और शिकार विकार में तो मुझे अगर किसी का पता भी चल जाए मैं खुद ही करता हूँ कि तेरा शिकार मैं ही करता हूँ।
करना दीजिएगा। तो एक फिर वही बातें देखे वो वायरल हो जाएगी। हमारे यहाँ की जबान है। चलिए कोई नहीं, क्योंकि लेकिन मुझे जंगली जानवरों से मुझे बेइंतहा प्रेम है, बेइंतहा। अभी मैं एक दिन गिर गया रात को, वहाँ शेर के साथ ऐसा है लोगों का, मतलब मैंने इतनी जुनून देखा नहीं शेर के साथ लोगों में। रात को हम घूम रहे हैं, मैंने कहा शेर दिखा दो यार, तो कहने लगे ये भी ढूंढते हैं। वो उन्होंने मोटरसाइकिल भेजा, मैं भी मोटरसाइकिल पे उसके साथ बैठकर जंगल में उनके बागों में घूमते रहे। हमें मिला नहीं। 4 बजे के करीब हम वापस आ रहे मेन रोड से, तो एक पेड़ उसके दीवार के नीचे शेर बैठा। हम नीचे उतर गए, हमने टॉर्च मार के देखा तो सामने शेर बैठा, और वो उठा, उसने यूँ देखा, यूँ करके देखता है वो, यूँ देखा उसने, वो आगे आगे, हम पीछे पीछे। 1 किलोमीटर हम उसके साथ वॉक करी। वॉक पीछे- किया? हाँ, प्रॉपर पीछे पीछे उसके साथ वो चल रहा था, और शेर की मस्त चाल बिल्कुल एकदम। वहाँ गांव के अंदर, ये मैं गांव की बता रहा हूँ, तो मुझे उन्होंने बताया कि पिछले 50-60 साल में कोई इंसिडेंस नहीं है जिसके अंदर शेर का और आदमी का झगड़ा हुआ हो। और वहाँ शेर को इस तरह से मानते हैं सब, वहाँ मुसलमानों के भी गाँव हैं, हिंदुओं के भी, इस तरह से मानते हैं शेर को कि मतलब उनकी भैंस उठा के ले गया ना शेर, तो वो कुछ नहीं कहेंगे, मतलब उनको ये लगता है कि बहुत अच्छा हुआ। अच्छा। हाँ, और सरकार पैसा भी देती है, इसमें कोई दो राय नहीं। गुजरात सरकार ने उसमें बड़ा अच्छा वो करा हुआ है, उनको मुआवजा भी बहुत अच्छा देती है। तो गिर फॉरेस्ट के बाहर शेर का इतना ज़बरदस्त, मैंने वो आम का सीज़न चल रहा था उस वक्त, आम लगे हुए थे, आम के बाग के अंदर बन गई। ठेकेदार किस तरह रहते हैं कि जी कुछ कहते ही नहीं है, ऐसे ही घूमते रहते हैं, तो यहाँ कभी किसी को कुछ नहीं कहते। ये कमाल की बात है। हाँ, तो मैं तो जंगल का इतना शौकीन हूँ, आदमी को डर लग जाए शेर को सुन करके। हाँ, कभी टाइगर के साथ मत कर लीजिएगा ये, हाँ। टाइगर नहीं छोड़ता है, टाइगर तो 1 मिनट में। चलिए, पॉलिटिक्स में भी बहुत टाइगर आपके पीछे रहे, आगे रहें, लेकिन आप जो है इसी तरीके से जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं बढ़ें, मेरी शुभकामनाएं हैं आपको। और मुझे लगता है इस पॉडकास्ट के बाद आपको लेके परसेप्शन भी लोगों का थोड़ा चेंज होगा, जिस तरह से आपने साहबगोई से बात की है। शुक्रिया साहब। देखिए क्या होता है। आपको कैसा लगा इमरान भाई की बातें सुनकर, और आपकी राय क्या है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इमरान भाई बहुत बहुत धन्यवाद जी शुक्रिया। पॉडकास्ट में आने के लिए।